सो फॉर्मली वेलकम टू मेरिट प्लस गाइज। देखो, ये जो ओवरमैन सरदार वाला सेशन हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, ये मेरिट प्लस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशंस है, क्योंकि ये इतना बड़ा वैकेंसी एंड मुझे लग रहा है ये बेस्ट टाइम है कि आप लोग मेरिट प्लस ज्वाइन किए हैं और हम लोग मिलके इसको क्रैक करेंगे। ओके, तो इसका एक बेसिक ओवरव्यू लेके चलूंगा और एंड में मैं बताऊंगा कि लास्ट जितना सारा एग्जाम्स हुआ है तो क्या पैटर्न था, क्या वैरायटी था, उसके साथ मेरिट प्लस में क्या हम लोग प्लान करेंगे। ओके, चलिए। तो बेसिक स्टोरी है कि भाई, जैसे सब्सिडरीज हैं आपका कोल इंडिया का, वैसे एमसीएल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सब्सिडरी। एक नंबर पे आता है कोल इंडिया। कोल इंडिया में आता है एमसीएल। ओके, तो मोस्ट प्रॉफिटेबल सब्सिडरी इज एमसीएल। अभी इसका आईपीओ भी आ रहा है, स्टॉक मार्केट में आने वाला है। ओके, तो इसका 21 फरवरी का नोटिफिकेशन जो आया था उसमें दिया था कि ये सब पोस्ट के लिए वो वैकेंसी लेके आ रहे हैं। ओके, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई? जूनियर ओवरमैन माइनिंग सरदार। जूनियर ओवरमैन माइनिंग सरदार का वैकेंसी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो पोस्ट है जूनियर ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार, बहुत लोगों को तो बेसिक पता ही है, लेकिन एक मैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल के बारे में बताऊं तो एक माइंस के पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें ये लोग कौन है, थोड़ा एक आइडिया ले लो, उसके बाद ही आप पढ़ोगे तो ना चीजें समझ पाओगे। दिस इज एजेंट, मतलब जिसको आपको बोलते हो प्रोजेक्ट ऑफिसर। ट्रेनिंग गए होंगे, प्रोजेक्ट ऑफिसर देखे होंगे, प्रोजेक्ट ऑफिसर। देन इनके नीचे रहते हैं क्या? इनके नीचे नीचे आएंगे मैनेजर, कॉलरी मैनेजर, माइंस मैनेजर। इनसे इनके साइड में कौन आएंगे? ऑफिशियल्स। इसमें कोल इंचार्ज हो सकता है, ओबी इंचार्ज हो सकता है, आउटसोर्सिंग इंचार्ज हो सकता है, बहुत सारे लोग रहेंगे। इनके नीचे कौन आएंगे सर? मल्टीपल शिफ्ट्स आएंगे। शिफ्ट्स आएंगे, शिफ्ट के साथ आपका जनरल शिफ्ट भी रहेंगे। इनमें रहेंगे जनरल शिफ्ट में ऑफिसर्स रहेंगे एंड सुपरवाइजर्स रहेंगे। ये जो सुपरवाइजर जो रहेंगे, ये सुपरवाइजर का जो ग्रुप है इसमें दो प्रकार का ग्रुप होंगे। एक होंगे ओवरमैन और एक होंगे सरदार। ओके, तो जनरली पुराने समय में जब ब्रिटिश के समय में क्या प्लान था, ऐसे मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे तो उनके ऊपर रहेगा सरदार। ऐसे मल्टीपल सरदार के ऊपर रहेंगे ओवरमैन। ऐसा कुछ रूल्स पहले के समय में था। आज के समय में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं दिया जाता है। मल्टीपल फेसेस में, बेंचेस में, मशीन्स में सीधा सीधा ओवरमैन सरदार को डिप्लॉय किया जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? दोनों का सैलरी सेम है। ओके, दोनों का सैलरी यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जूनियर ओवरमैन का प्रमोशन थोड़ा सा फास्टर होता है कंपेयर टू माइनिंग सरदार। दोनों कैटेगरी सी में आते हैं, लेकिन जब ओवरमैन ग्रेड बी जाना होता है, ओवरमैन का फिर प्रमोशन होगा ना, सीनियर ओवरमैन अल्टीमेटली बनेगा, फिर ऑफिसर बनेगा, फिर मैनेजर, फिर एजेंट, ये सब बन सकता है। तो भाई सरदार के लिए थोड़ा सा कम वैकेंसीज होते हैं वर्टिकल में कंपेयर टू दैट ऑफ जूनियर ओवरमैन। आपका जूनियर ओवरमैन में रिक्रूटमेंट हो जाता है तो सैलरी तो सेम है, लेकिन प्रमोशन थोड़ा फास्टर होगा। ये सब लोग को पता है या नहीं गाइस? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माइनिंग सर्जर आपको नहीं होना चाहिए। माइनिंग सर्जर आप हो जाओ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ओवरमैन का टारगेट रखोगे तो बहुत बढ़िया है, ताकि आपका फ्यूचर थोड़ा फास्ट रहेगा, थोड़ा सा फास्ट। एक दो साल का ज़्यादा फर्क नहीं होगा, उसी रेंज में ही आपका प्रमोशन होगा। ओके, तो ये था बेसिक स्टोरी अबाउट दिस ओवरमैन सरदार, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ना, ये दो वैकेंसी को हम लोग टारगेट करेंगे। तो ओवरऑल वैकेंसी कितना है? मोरलेस कितना है? इट विल बी अराउंड 650, इजंट इट गाइस? तो 650 के आसपास वैकेंसी हमारे पास है। और इस वैकेंसी का बेसिक पे कितना है? इतने 47,000। तो मोरलेस आप ओटी वोटी सब मिला के ड्रॉ करोगे तो 60-65,000 के रेंज पे आपका सैलरी आ जाता है महीने का।
ओके, इफ यू आर ड्राइंग लाइक संडे, पीएच एंड ऑल दैट, ये सब मिला मिला के फिर वो 60-65 की रेंज पे चला जाता है। और माइंस में आपका ओटी वोटी रहता है, जैसे एमसीएल में ओटी वोटी का कोई टेंशन नहीं, ओवर टाइम में बहुत पैसा मिलने वाला है। लाइक मतलब मिनिमम तो 15 घंटा ही मिलता है। उससे ऊपर आपका जैसे प्रोडक्शन डेज में, अभी जैसे हम लोग का प्रोडक्शन डेज में इट गोज अप टू लाइक 72 आवर्स। 72 आवर्स मतलब आपके सैलरी का डबल, मतलब 50,000 के आसपास आपको खाली ओटी में पैसा मिल सकता है। ओके, सो एक ओवरमैन काम करेगा तो डेफिनेटली ही विल बी गेटिंग अराउंड 1 लाख इफ ओटी एंड ऑल दैट इज बीइंग एडजस्टेड। ओके, ये एक पहलू है आपका सैलरी के बारे में। ओके, तो एमसीएल क्या प्लान किया है इसको देखते हैं। एमसीएल का क्या क्या प्लान रखा है, एमसीएल देखो लिख दिया है कि भाई ये रिक्रूटमेंट में आपका डिग्री डिप्लोमा हो जाए। डीजीएमएस का ओवरमैन अनरेस्ट्रिक्टेड चाहिए। समझ रहे हो भाई लोग, यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट का अलाउ नहीं है। सिर्फ किसको किसको अलाउ किया है, अनरेस्ट्रिक्टेड को अलाउ किया है। फिर फास्टेड गैस स्टेशन तो ऑटोमेटिक होगा, नहीं तो ओवरमैन सर्टिफिकेट मिला कैसे आप लोग को। ठीक है, और सरदार के लिए भी वही है, 10th+2 डिप्लोमा। और आपका माइनिंग जो अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट आपको चाहिए, फर्स्ट एड गैस स्टेटिंग ऑन ऑल दैट बेसिक पता है। और आपको तो पता है मिनिमम एज टू वर्क इन माइन 18 साल तो होना ही चाहिए, और मैक्सिमम एज कर दिया है 30 साल। ओके, सो अनरिजर्व के लिए 30 ईयर्स है। और उससे कब तक, 6 अप्रैल तक वो कैलकुलेट करेगा, मतलब 6 अप्रैल तक आपका एज जितना होगा उस हिसाब से देख लो। मान लो आप 6 अप्रैल के बाद आप 30 ईयर्स हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले हो जा रहे हो 30 ईयर्स, देन यू कैन नॉट अप्लाई इफ यू आर ए अनरिजर्व कैंडिडेट। और आप ओबीसी हो, SC ST हो, पीडब्ल्यूडी हो या डिपार्टमेंटल हो तो देन फिर सबके लिए अपना अपना दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 साल मतलब 33, SC ST के लिए 35, और जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट के लिए 40-45 एज तक जा सकता है, और डिपार्टमेंटल के लिए कोई लिमिट नहीं है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोग मेरे को पूछते हैं, क्या सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है? यस, आप जूनियर ओवरमैन अप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। यस, यू कैन अप्लाई इट। ओके, बहुत लोग पूछते हैं, अप्लाई कर सकते हो डेफिनेटली, क्यों नहीं, आप यू कैन डू डू दिस। लेकिन बहुत लोग क्या होता है ना, बीटेक करके फिर वो ओवरमैन सदर में जाने के लिए बहुत लोग हिचकिचाते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइसेस, इसमें मैं पर्सनल किसी को कुछ कमेंट नहीं करूंगा, इट इज़ ऑन देम। ओके, डिसीजन इज ऑन योर्स, ऑन योर कोर्ट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो रहा हमारा एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये सब लोगों को पता है क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है। और सेकंड क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आपको अलाउ करेगा। ओके, सो आप देख लेना आपका एज कौन से ग्रुप में, आप 30 ईयर्स के पार हो तो यू आर नॉट एलिजिबल। हाँ, ओबीसी SC ST है तो कुछ हो सकता है। देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को सब लोग को पता है, बहुत लोग मतलब सीनियर है एग्जाम दे दे के। जनरल एप्टीट्यूड एंड इसका 20 मार्क है, और टेक्निकल नॉलेज में 80 है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, बायलिंगुअल है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू नहीं है, ये तो पता था पहले से ही। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1:3 में बुलाएगा। और फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, CBT एंड मेडिकल टेस्ट, इजंट इट गाइस? अच्छा, ये नंबर क्या है किसी को पता है, 45, 40, 35? सर क्वालिफाइड क्वालिफाइड मार्क। ऐसा इस बार दिया है PDF में? जी। तो इससे क्या दिक्कत होने वाला है या कुछ फायदे होने वाले, एनीवन? इट इज ए डिस्कशन, ठीक है। किसी को कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ कंपटीशन में चेंजेस होगा या कुछ होगा? सर कैटेगरी वाइज एटलीस्ट इतने तो रिक्वायर है ही हैं। सर वो 1:3 हम्म बनाने के लिए इतना क्वालिफाइंग मार्क दिया है, उससे ऊपर वाले को ही देंगे। हम्म। देखो, ये करने से एक एक चीज हो गया, ये करने से क्या हो गया भाई, ये बेनिफिट किसको मतलब नहीं मिलने वाला है, ये पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी का है। इससे इससे क्या होगा कि भाई कंपनी एक फिक्स कर दिया कि ये लिमिट के नीचे को सिलेक्शन ही करेगा नहीं। तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाह रहा है, वो ओबीसी हो, जनरल हो, SC ST हो, एक मिनिमम मार्क्स हो रख दिया है CBT के लिए कि भाई 45, 40, 35 ये है मिनिमम मार्क्स।
तो भाई मिनिमम मार्क्स ये है, तो हमारे लिए टारगेट क्या होगा, कितना रखें तो सिलेक्शन हो जाए। इसका सबसे बड़ा बात क्या है, जितना ज्यादा स्कोर करोगे, हायर द स्कोर ग्रेटर द चांस, सॉरी, जितना ज्यादा हाई स्कोर करोगे, हायर द स्कोर ग्रेटर द चांस, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें और कुछ बात नहीं है, सिंपल ये रूल रख दिया, मिनिमम बेसिक मार्क्स इसके ऊपर रखना पड़ेगा, और रख लिए तो बाकी इसमें काम हो जाएगा। ओके। इसमें कंपनी को लॉस हो सकता है, या कंपनी ज्यादा बंदे एक साथ नहीं ले सकता है, लेकिन एक चीज होगा, वो स्टैंडर्ड एक अपना मेंटेन करना चाहते हैं सबके लिए। ओके। सो अमृत जी पूछ रहे हैं सर, जीके कहाँ से पढ़े, कुछ गाइड। डेफिनेटली सर, अभी तो बात करने ही वाले हैं इस सब के लिए। अमृत जी अभी चल रहा है कि जिन लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं है, जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक डिस्कशन है। ओके। सो मुझे लग रहा है थोड़ा पेशेंस के साथ आप वेट करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका एप्लीकेशन का क्या क्या डेट है भाई, आप लोग देख सकते हो कि भाई ये साइट में जाके कैरियर रिक्रूटमेंट सेक्शन में करना है। और फॉर्म फिलअप में क्या दिया है भाई, 1100 रुपये लेने वाला है। और किसके लिए फीस नहीं है, SC ST, आपका फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, एम्प्लॉयज ऑफ CL, इनके लिए नहीं है। और एक चीज़ याद रखना भाई लोग, जूनियर ओवरमैन एंड सरदर के लिए अलग अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब 2000 रुपये खर्चा करना, आप दोनों अप्लाई कर रहे हो, याद रखियो भाई लोग। ओके। सेपरेट फॉर्म फिल होगा, मतलब 2000 रुपये खर्चा करने वाले हो। ओके। सो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो याद रख के, दोनों को अप्लाई कर रहे हो, या आपको लग रहा नहीं मैं खाली जूनियर ओवरमैन अप्लाई कर रहा हूँ, तो ठीक है एक फॉर्म, नहीं तो आपको दो फॉर्म तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब रहा डेट्स क्या क्या है भाई, दे दिया है डेट्स आप लोग को कि भाई 16 मार्च से शुरू होने वाला है, और 6 अप्रैल तक वो एंड करेगा। 6 अप्रैल उसका लास्ट डेट होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड, CBT के बारे में बताया नहीं है, लेकिन MCL का जो पिछला आप हिस्ट्री देखोगे, जब वो लास्ट मतलब फॉर्म फिलअप का विद इन 1 मंथ कर ही लेता है एग्जामिनेशन। सो वी कैन टारगेट लाइक, मुझे लगता है कि मई मिड तक एग्जामिनेशन, एंड जून में रिजल्ट। दैट इज माई माई पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इससे कि मेरे को पता नहीं है भाई रियल में क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा मोरलेस लाइक दिस, इससे वो दूर और नहीं जाएंगे। अप्रैल में हुआ तो मई मिड और जून तक वो रिजल्ट निकाल के एंड करना चाहेंगे। ओके। और आप लोगों को तो और सब बेसिक आप लोगों को पता है कि भाई कैसे MCL में कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है, तालचेर हो सकता है, नहीं तो ई वैली एरिया में पोस्टिंग होता है। और यहाँ पर आप लोग का मिनिमम हाइट वाइट जो जो है, मेडिकल रूल्स तो आप लोग को पता है, तो इसके ऊपर मैं और बात नहीं करूँगा। ओके। तो ये डेट्स को आप ध्यान रखना, 16 मार्च से और 6 अप्रैल के अंदर फॉर्म फिलअप कर लो, जितना जल्दी हो सके फिलअप कर लो। सेकंड होगा कि भाई अलग अलग से सेपरेट फिलअप होगा, ओवरमैन सरदार का। और आप देख लो कि आप इलिजिबल हो या नहीं, पहला पॉइंट, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। ओके। और टारगेट रखो कि मई मई तक एग्जामिनेशन हो जाएगा, मई मिड तक मुझे लग रहा है मैक्स। ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या स्टोरी था, लास्ट जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका मैं एक समरी निकाला हूँ, आप लोग को मुझे लग रहा है कि ये अच्छा फायदा देगा। आपका देखो कितना सारा एग्जामिनेशन नियर बाय हुआ था, ये 2 साल में जो एग्जामिनेशन हुए थे, इसका आप देखो मैं एक समरी निकाला हूँ, जिसमें CCL का, MCL का, NCL, SCCL, BCCL, इन सब का एग्जामिनेशन का एक ओवरऑल पॉइंट्स निकाला हूँ। इस पॉइंट्स को आप देखोगे, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट्स वाइज में इसको डिवाइड किया हूँ, तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज कौन रख रहा है सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रख रहा है CMR एक्ट रूल्स। एक्चुअली वो CMR एक्ट रूल का एक अकेले बात नहीं है, वो एप्लीकेशन का भी बात होता है। तो इट इज लाइक ए मिक्सचर ऑफ ऑल दिस टुगेदर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब एक्ट रूल रेगुलेशंस, ये सब आपको जान के रहना पड़ेगा पड़ेगा। उसके बाद आप देखो मेथड्स में, और उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके लिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेथड्स है। और मेथड में देखो, हर हर बार 20-22 क्वेश्चन BCCL में, यहाँ पर 12-12-13 ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। वेंटिलेशन, माइन मशीनरी, ब्लास्टिंग एक्सप्लोसिव, सेफ्टी, देखो सबसे मोरलेस वही 4-5 4-5 करके क्वेश्चंस आए हैं। और अल्टीमेटली जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग इससे तो आता ही है, जो बोल दिया है उतना ही क्वेश्चन को देता है मोरलेस आसपास।
लेकिन एक चीज आप एक चीज इंपॉर्टेंट देखो कि हर एग्जामिनेशन में वो रेगुलेशन रूल्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है। जो रटा रटा है चीजें, तो जितना बंदा रटेगा, जितना चीजों को याद रखेगा, उसका चांसेस उतना ज्यादा होने वाला है। दैट इज अ सिंपल रूल भाई। ओके। अब रहा कि क्या दूसरा सेक्शन ना पढूं? सर पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों क्यों पढ़ना पड़ेगा सर? इसको नहीं पढ़ने से आप ओवरऑल एक आइडिया नहीं लगा पाएंगे। अल्टीमेटली आप इसमें क्या हो जाएंगे? अल्टीमेटली आप इसमें मतलब फंस जाएंगे, नहीं हो पाएगा आपसे। देखो यहाँ पर हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट एंड इस सब का जितना सारा एग्जाम हुआ है, इन सबको हम लोग एक जगह पे क्लब करके लाए हैं। लेकिन क्या हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चन मिक्स है। मतलब वेंटिलेशन और मशीनरी का मिक्स है, कहाँ कहाँ मेथड और इसमें मिक्स है, तो इसलिए डबल डबल करके कैलकुलेशन हुआ है। सो इसीलिए आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन रियल में क्या है, वो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा गया है कि दोनों का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ है। ओके। तो हमारा फोकस मेन रहेगा क्या? मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, उसके साथ CMR MMR आर्क टूल को इंपॉर्टेंस हम लोग देंगे। लेकिन कैसे प्रिपरेशन करेंगे, विल बी डिस्कसिंग। ओके, डोंट वरी। ये है बेसिक हमारा जो स्टोरी था। अभी हम देखेंगे कि भाई सब्जेक्ट वाइज क्या सिचुएशन था। आपको देखोगे, उसको मैं देखूं डिफिकल्टी, हम लोग इसको मेरिट प्लस में हम लोग पहले जो गेट का और DGMS का क्लासेस करते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको ऑन द बेसिस ऑफ आर पैरामीटर, हम जैसे अपने पैरामीटर सेट करते हैं कि ये इजी है, ये डिफिकल्ट है, ये इजी है, इस प्रकार से हम लोग प्लान करते हैं। तो इस क्वेश्चंस में हम लोग देखे हैं कि सरदार ओवरमैन में मॉडरेट एंड इजी लेवल का क्वेश्चंस, SCCL, सॉरी CCL SCCL में, और आपका NCL MCL सब में देखो इजी लेवल पे बहुत सारा क्वेश्चंस है। लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बनाया था कौन? BCCL, तो 2024 में किया था। उसमें गेट का क्वेश्चन डाल दिया था। ओके, गेट 1 मार्क क्वेश्चंस। तो आपको लगेगा क्या सर इस बार MCL कर सकता है? डेफिनेटली। हम लोग कोई किसी चीज का गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ पढ़ेंगे, ताकि आप उसी को ही रट्टा मारोगे, उसी को ही याद रखोगे। वो गेट का है, बाहर का है, अंदर का है, कोई फर्क नहीं। विल बी क्रैकिंग इट डेफिनेटली। ओके। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा। देखो, एक लाइफ लॉन्ग का जॉब मतलब 30 साल नौकरी करोगे। 30 साल मतलब महीने का 50,000 लूंगा तो 6 लाख, 6 लाख पर ईयर ऑन एन एवरेज। तो आप फिर सैलरी बढ़ेगा तो 10 लैक्स एवरेज लूंगा, और 25 लाख 25 ईयर का हिसाब करूंगा, फिर भी 2.5 ईयर हो रहा है। और उसके साथ मेडिकल बेनिफिट्स, उसके साथ लीव एनकैशमेंट्स, बहुत सारा कुछ फैसिलिटीज कोल इंडिया आपको देगा। तो उसके लिए तो रट्टा मारना पड़ेगा, 1 महीना 2 महीना पूरा पागल जैसा पढ़ना पड़ेगा। इजेंट इट? 2 करोड़ का डील है भाई। शार्क टैंक देखते हो ना, वैसे ही MCL का ये डील 2 करोड़ का है। तो 2 करोड़ का डील के लिए 1 महीना आपको काम करना पड़ेगा। 1 महीना अच्छे से बेस्ट प्रैक्टिस करोगे, बेस्ट आप चीज़ों को पढ़ोगे, तभी आपका होने वाला है। और पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है। 200 300 होता तो मैं बोलता नहीं ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट ज़्यादा है। 700 है, तो देयर इज अ मतलब कंपटीशन मॉडरेट होगा, डेफिनेटली मॉडरेट होगा। और ये 2 3 साल में इतना सारा एग्जाम हो चुका है ना, तो बंदे अच्छे अच्छे बंदे तो छाट ही गए हैं। तो हमको अच्छा करना है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएगा। तो हम लोग क्या प्लान करेंगे, कैसे चीज़ों को पढ़ेंगे, सो इसके ऊपर मैं डिस्कस अभी करूंगा। देखो, ये जो ये जो आपका ये जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, क्या रहेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भाई सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टेक्निकल सेक्शन। नहीं, 80 मार्क का टेक्निकल है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड एंड ऑल दैट है। फिर नेगेटिव नहीं दिया है। तो आपका मेन मेन प्रिपरेशन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? टेक में, इजेंट इट? और उसके साथ अब बाकी जैसे बुक्स डिफरेंट की फोकस एरियाज जो है, मैं लिखा था इसमें, गैस टेस्टिंग हो गया, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट माइनिंग का हो गया, मेथड, लेजिस्लेशन, रेगुलेशन, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ये सबको आपको बहुत अच्छे से करके जाना पड़ेगा। और डोंट वरी, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पर ही पढ़ाएंगे और इसको लेके ही चलेंगे हम लोग। ओके। सो हम लोग जो एक सेफ नंबर अभी सोच रहे हैं, दैट वी आर थिंकिंग दैट 85 मार्क्स फॉर अनरिजर्व विल बी ए सेफ नंबर। ओके, इसे ज्यादा भी हो सकता है। इट इज जस्ट आवर कैलकुलेशन, आवर व्यू फ्रॉम लास्ट
फाइव सिक्स एग्जामिनेशन, कि भाई 100 से 85 प्लस ला रहे हो जनरल में, तो चांसेस है कि आपका हो जाए। और ओबीसी एस सी एस टी में थोड़ा उससे 50 60 जो सॉरी 10 15 मार्क इधर उधर होगा ही। तो उसके लिए क्या क्या बुक्स आप फॉलो कर सकते हो पर्सनली, आप अपने से बुक्स देख सकते हो। जैसे आप एलिमेंट्स देख सकते हो, उसके साथ आप एलसी काकू, एनसी दे, और बहुत सारे ऑथर्स का बहुत सारे बुक है। लेकिन इसके साथ हम लोग अपना जो चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका मेरिट प्लस का ऑब्जेक्टिव सेट्स होगा, यहाँ पर हमारे नोट्स रहेंगे, जिसमें ये सब चीज़ को एक जगह पे लेके आया गया है। मतलब ये बुक आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही सिंगल पॉइंट पे हम लोग लेके चलेंगे। तो हमारा मेन फोकस होगा कौन, ये जो टेक्निकल पार्ट। और डेफिनेटली ये तो 20 मार्क इंपोर्टेंट है ही, लेकिन टेक्निकल को हम लोग ज्यादा इंपोर्टेंस देंगे ताकि इसमें मैक्स टू मैक्स स्कोर कर पाए। मान लो वी आर एक्सपेक्टिंग ए स्कोर ऑफ 70 आउट ऑफ 80, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 70 आउट ऑफ 80, यहाँ पर 15 मार्क्स। तो यहाँ पर वी कैन स्कोरिंग लाइक 85 मार्क्स हम लोग मिनिमम स्कोर कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ बेस्ट की है तो इट कैन गो अप टू लाइक 100 200 भी लोग रखते हैं। आज के समय में इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है, लोग 100 से 100 भी रख रहे हैं। ओके। तो ये पेपर में हमारा इम्पोर्ट ये रहेगा कि आपको लग रहा है कि सर मेरे पास दो तीन तो बुक है, मैं पढूं या ना पढूं। सर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि ये बुक पढ़ना नहीं है वो बुक पढ़ना नहीं है, आपको जो लग रहा है कि ये पढ़ सकता हूँ और उसमें आ सकता है, गो फॉर इट। लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें होगा, तब जाके ये मजा आएगा, और तब जाके ये आगे मतलब आपको सक्सेस के रास्ते में लेके जाएगा। ओके। सो यहाँ पर हम लोग क्या स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे और कैसे चीजों को पढ़ेंगे, इसको मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत सारे बड़े ज्ञानी लोगों का एक जो ज्ञान लिख दिया हूँ, लेकिन जो बात है रियल लाइफ में, इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग देन कोई भी ज्ञान हम लोग को ज्ञानी नहीं बना सकता है। ठीक है। तो हम लोग को अपने आप को समझना है। और हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो अपने आप को ही बोल रहे हैं ना। मैं अभी ना पढ़ के बोल दूं मैं पढ़ रहा था सर, मैं सो गया था, तो ये सब आप अपने आप से ही कर रहे हो। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट मी। या नहीं तो कोई बड़ा आदमी कुछ बोल दिया तो उसी से ही इंस्पायर हो गए, कोई जरूरत नहीं है। आप खुद से ही इंस्पायर हो, और खुद को समझो, और खुद के लिए जियो। ठीक है। और खुद के लिए जब जीना स्टार्ट कर दोगे ना, तब ऑटोमेटिकली सब प्रैक्टिस सब चीज आप करने लगोगे। जब तक आप सोच रहे हो कि मम्मी पापा हैं भैया है वहां से पैसा ले आएंगे मैनेज हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अपने लिए जियो, सोचो कि यही मेरा लास्ट है, ये जॉब नहीं होगा, मेरे को खाने को नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए प्रिपरेशन करना चालू ही करोगे। ओके। सो मैं स्लाइड्स में जाता हूँ और आप लोग को वन नोट में आता हूँ मैं। वहीं पर हम लोग बात करेंगे कि क्या कैसे सब्जेक्ट का प्लान करेंगे, कैसे चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके। सो शेयर में स्टॉप कर रहा हूँ अभी। इज इट विजिबल गाइस, सबको दिख रहा है? यस। ओके। तो मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले किसका कुछ डाउट है तो बोलो, विल बी डिस्कसिंग, उसके बाद हम लोग फिर सेशन शुरू करेंगे। सर, दो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जूनियर ओवरमैन और सरदार, दोनों के लिए। हम्म। उसमें नोटिफिकेशन में पॉइंट लिखा था सर कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर ए स्पेसिफिक पोस्ट। हाँ, तो वन एप्लीकेशन फॉर ए स्पेसिफिक पोस्ट, मतलब स्पेसिफिक पोस्ट क्या है सर, जूनियर ओवरमैन, उसके लिए एक ही एप्लीकेशन होगा। सरदार एक अलग पोस्ट है, उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन होगा। ओके सर, थैंक सर कंपनी पैसा कमाना चाहता है आपसे, आप समझ नहीं रहे हैं। ओके। ओके। सौरभ सर, मेरा नाम है सौम्य। मैं मेरिट प्लस में पढ़ा रहा हूँ। मेरिट प्लस में 2015 में पहले मैं गेट का कोचिंग शुरू किया था। उसके बाद मेरिट प्लस के साथ हूँ 2017 से। और 2017 से हम लोग गेट का कोचिंग करते हैं, और उसके साथ डीजीएमएस का छोटा छोटा सेशंस हम लोग लेते थे। अभी के समय में सर
अभी हम लोग डीजीएमएस क्लासेस भी करते हैं और गेट के साथ पूरा का पूरा जुड़े हुए हैं। बहुत ही कम टाइम हम लोग माइनिंग सदर ओवरमैन का सेशंस लेते हैं, क्योंकि क्योंकि क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत कम चीज़ें हैं और ज़्यादा है स्टूडेंट का एफर्ट। ओके, तो इस बार हम लोग, बहुत स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि नहीं सर शुरू कीजिए, सो वी आर प्लानिंग दिस ईयर। और मेरा नाम है सौम्या स्वरूप, मैं अभी कोलिनिया में हूँ। यू कैन रीच मी ऑन माई व्हाट्सअप। व्हाट्सअप नंबर है मेरा। ओके। ओके, सो अमृत जी, प्रीवियस ईयर का एमएस सर्टिफिकेट, प्रीवियस ईयर जो 13 में एमएस टफ था ओएम से। हाँ, जी 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 सर, मैं ये बोलना चाह रहा था कि ओवरमैन का या सरदार का जो भी एग्जाम हो, एक्चुअली दे आर नॉट ऑलवेज प्लानिंग फॉर कि भाई इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आए। समझ रहे हैं अमृत जी? मतलब ये आप जान के रखो कि वो चाहते हैं कि डिफिकल्ट हो पेपर, ताकि थोड़ा कट ऑफ नीचे जाए। या नहीं तो कट पूरा का पूरा इजी हो जाता है कभी कभी, तो कट ऑफ नीचे चल हाई चल जाता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि मतलब सरदार में डिफिकल्ट आया इसमें इजी आया, ऐसा नहीं। आप एक ओवरऑल आइडिया ही लो कि मतलब क्वेश्चंस कैसे हैं। ओके, तो ज्यादातर मैं देखता हूँ कि अभी के समय में लास्ट जो 5 साल पहले का क्वेश्चन देखोगे और अभी का क्वेश्चन देखोगे, सो ये बहुत सारा चेंजेस हो चुका है। अभी के समय में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ दूसरी चीजों का भी डिस्कशन हो रहा है, जैसे नॉर्मल जो ईएमटी वीएमटी हम पढ़ के जाते हैं उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स आ गए, गेट रिलेटेड कुछ चीजें आ गए। तो ऐसा करके वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना रहे हैं। बट नहीं तो माइनस अदर ओवरमैन के लिए कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाला चीज है ही नहीं, क्योंकि सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, बताएंगे आगे जाके, आप देखना, आप ये सब चीजें बहुत इजीली आपको क्लैरिटी मिलता मिलता रहेगा। थैंक यू सेल्वा जी, थैंक यू। और किसी का कुछ डाउट है और कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं? नहीं तो मैं फिर डिस्कशन करना चालू करूंगा। सर डीजीए में सर्कुलर के बारे में कुछ बता देते, कहाँ से पढ़ना है? एक्यूरेट वे में मिलता नहीं है सर, एक एक सर्कुलर मिलता है, उसके अलावा फिर ढूंढना पड़ता है अलग से। हाँ, देखो, देखो, एक चीज मैं देखता हूँ, मैं पूरा का पूरा सिलेबस को दो भाग में डिवाइड कर दूं। एक है टेक्निकल, जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं, सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। और नेक्स्ट में आता है आपका लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन मतलब लॉ, रूल, एक्ट, नहीं, रूल्स, एक्ट। और रेगुलेशंस भी आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, ये सब आते हैं ना। तो हम लोग क्या प्लान किए हैं अभी, ये वॉल्यूम्स को, यस यस सिंदम जी, वॉल्यूम्स आर ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड एट ए वंस। मतलब मान लो मैं माइन मेथड पढ़ाया, माइन मेथड इज ए सब्जेक्ट, तो इसमें आपका ईएमटी भी कवर अप होगा। आपका नीलेश रमन आप लोग पढ़ रहे हो तो ठीक है, नीलेश रमन भी कवर अप होगा। उसके साथ गेट रिलेटेड बेसिक्स कवर होगा। उसके साथ और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, विल बी कवरिंग अप ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये हम लोग अलग अलग से सब चीज को एक जगह पे लेके आएंगे, ताकि आपको 5 बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम लोग का एक्सपर्टाइज ये सब में है। ओके, और एससीसीएल का बैच हम लोग कंडक्ट किए थे 1 साल पहले, आई थिंक, सिंगरेनी कोलफील्ड। तो सिंगरेनी का हम लोग जो कंडक्ट किए थे उसमें बहुत सक्सेसफुल रहा था हमारे बैच। उसमें हम लोग कंटिन्यूअसली, मतलब कितना, 4-5 महीने हम लोग का क्लास हुआ था उस टाइम, उनका थोड़ा टाइम ज़्यादा था। तो 100+ हमारा सिलेक्शन वहाँ पर था, 210 से 50% के आसपास बंदे का ही सिलेक्शन था वहाँ पर। तो ये प्लान रहेगा, प्लानिंग हमारा यही रहेगा कि ईएमटीज, नीलेश रमन हो गया, बेसिक हो गया, ये सब हो गया। उसके साथ लीगल प्रोविजन को साइड बाय साइड भी चलेंगे, प्लस बाकी चीजें भी एक साथ चलेंगे। जैसे लीगल प्रोविजंस में एक्ट, रूल, रेगुलेशन को अलग से पढ़ाया जाएगा, सेपरेट सेशंस होगा, सेपरेटली पढ़ोगे। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट है इसमें ऐड करेंगे। और हमारे पास ऑलरेडी डीजीएमएस क्लासेस हम लोग करते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी सर्कुलर, उसके जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हो गया, ये सब के ऊपर डॉक्यूज हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स भरे पड़े हैं। और इसको हम सिस्टमेटिकली नोट्स बनाए हुए हैं, जो आपके ऐप में मिल जाएगा। ओके, जो आपके ऐप में आपको ये सब डेटा मिल जाएगा, आपको कहीं दूसरी जगह जाने का जरूरत नहीं, इसको सीधा वहीं से रट्टा मारना है आपको। ओके सर, और इसके साथ क्लास में भी हम लोग सीरियसली सीरियली इसको पढ़ाएंगे।
ओके। तो आपका काम रहेगा इसमें क्या? आपका काम रहेगा इसमें कि आप जो जो सीधा सीधा चीजें हैं, जैसे मान लो आपका रेगुलेशन है, CMR 2017 है आपके पास, इसको आप सीधा सीधा रट्टा मार सकते हो ना। ये एक बेसिक स्टैटिक बुक है जो चेंज नहीं हो रहा है अभी ना। अभी आया है जो ड्राफ्ट आया है, ड्राफ्ट तो फाइनलाइज नहीं हुआ है। जब तक नहीं होता है तो यही हमारा फाइनल है। तो CMR 2017 इज स्टैटिक अभी के लिए। तो इसको आप सीधा सीधा रट्टा मार के प्लान कर सकते हो। और बाकी जैसे सर्कुलर हो गया, कॉन्फ्रेंसेस हो गया, और कहीं पर कुछ स्पेशल गेजेट नोटिफिकेशंस आया, ये सबको क्लासेस में हम लोग कवर अप करेंगे। ओके। और किसी को कुछ डाउट है? यस यस। जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी कोड के ऊपर भी सर मैं क्लास करूंगा डेफिनेटली। इसके ऊपर भी हमारा क्लासेस रहेगा। मैं बोला ना आप लोग को सर कि एवरीथिंग विल बी कवर्ड अप। ये कोई भी नॉर्मल क्लास नहीं है। देखो, मेरिट प्लस जहां पर भी एंटर करता है वी ऑलवेज गो एक्सटेंसिव। कभी भी हम लोग ऐसा नहीं कि बच्चों को कुछ भी स्लाइड्स बना दो और पढ़ा के निकल जाओ। नहीं, ये सब नहीं होने वाला है। इट विल बी लाइक ए सेशन दैट यू विल रिमेंबर फॉर लाइफ। आप जिंदगी भर के लिए चीजों को याद रखोगे। हाँ, देखो, पढ़ाने वाला तो हम है, लेकिन डॉक्टर आपको मेडिसिन दे दिया, आप मेडिसिन उसको खाओगे नहीं और आप सोचोगे डॉक्टर से मिल लिया तो तबीयत ठीक होगा। नहीं, आपको तो एफर्ट देना पड़ेगा। मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूँ 100% का सक्सेस है तो उसमें 90% है स्टूडेंट, 10% हम लोग हैं। देखो, एक आपके पास गाड़ी है और गाड़ी में लाइट है और ये नाइट है। ओके। तो ये जो लाइट है ना, ये है मेरिट प्लस। एंड लेकिन द ड्राइवर, द टीम इज यू सर। यहाँ पर आपको ही गाड़ी चलाना है, आपको अपना लाइफ को ठीक करना है। ओके सर। तो लाइट हम लोग हैं, आप लोग को आगे हेल्प करते जाएंगे, लेकिन आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। ओके। रहा ओके, और किसी का कुछ व्हाट्सएप में चैट बॉक्स में? श्रीनिवास जी, सॉरी फॉर योर लक सर। एक मार्क से आप छूट गए हैं उस एग्जामिनेशन में, लेकिन बहुत बढ़िया एग्जामिनेशन था। SSL भी शायद अभी फिर निकलने वाला है, शायद जो सुनने में आ रहा है। फिर और एक बार ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ओके, रिपेल्ड का मतलब है ओके माइंड्स एक्ट। देखो देखो, ओके, ये मैं कुछ बेसिक बता रहा हूँ, सर बात पूछ रहे हैं तो एक एग्जांपल सोचो यार कि गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट है अपना, जो गवर्नमेंट है, वो कुछ लॉ बनाता है जिसको एक्ट के तहत लिखता है, उसको बोलता है एक्ट। इसी एक्ट को लेके मिनिस्ट्री सब बनाता है, रूल्स रेगुलेशन सब बनता है। ये जो एक्ट था वो माइंस एक्ट था। ओके। और वैसे ही फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री एक्ट था, इजंट इट? तो ये सब चीजों को एक जगह करके एक सिंगल एक्ट बना दिए, जिसका नाम दिए OHS कोड। ओके। तो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? अ, इससे क्या हुआ कि भाई आपको ओवरऑल जो एक्ट है उसको हटा के ये ले आए। लेकिन अभी तक रूल्स रेगुलेशन ये सब कुछ चेंज नहीं हुआ है। जब चेंज होगा देखेंगे। रिपेल्ड का मतलब रिप्लेस करना, मतलब एक्ट इज रिप्लेस्ड विथ OHS कोड। ओके, पढ़ाऊंगा इसको क्लासेस में, आप पढ़ेंगे ही आगे। ओके। प्रीवियस सिलेबस दे सेड रिपोर्ट राइटिंग। सॉरी सर, रिपोर्ट राइटिंग मतलब? रिपोर्ट राइटिंग तो इस बार के सिलेबस में कुछ नहीं है ऐसा। ओके, मैं देखता हूँ लास्ट इस बार के सिलेबस में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है। और किसी को कुछ डाउट है? ओके। तो देखो, सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सिलेबस क्या है और हम लोग कैसे क्या प्लान करेंगे। और किसी को कुछ नहीं है ना? जरूर जरूर सौरभ जी, सब सब सिलेबस आपको ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी। एंड ऑफ द सेशन में सब कुछ। अच्छा, अभी नहीं है, अभी भेज दें। 1 सेकेंड, मैं टीम को बोल रहा हूँ, दे विल सेंड। ओके।
तो यस यस, एमएमडीआर आ सकता है ना सर, एमएमडीआर क्यों नहीं आएगा? ऑल दिस विल बी कवर्ड अप, ओके, डोंट वरी। ये सब कुछ को कवर अप हम लोग करेंगे। मैं बोला था ना कि ये एक 2 करोड़ का डील है। एमसीएल आपको 2 करोड़ देने वाला है 30 साल में। तो वो पैसा हम लोग को लेना है को एमसीएल से। कैसे लेंगे? प्रिपरेशन करना पड़ेगा और डिफिकल्ट होगा। ऐसा नहीं कि आप 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए और हो गया, नहीं होगा। ओके। ओके सर, आपके अलावा कौन कौन से? ओके, सब कुछ डिस्कशन करेंगे, अभी तो डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर हम लोग। सर ये लाटे नहीं नहीं नहीं, ये लाटेस्ट नहीं, ये लास्ट ईयर का ही है। हम लोग अभी तक सिलेबस आया नहीं है, लेकिन इसी रेंज में ही रहेगा। देखो ये हर साल का उसका वही है कि इसी प्रकार का ही सिलेबस रहता है। और ये सिलेबस, ये सब कुछ आपके ऐप में ऑलरेडी अपलोडेड है। आपके ऐप में आप ऑलरेडी देख सकते हो सिलेबस को। तो हम लोग ये लास्ट ईयर सिलेबस लेके ही चलते हैं। और आपको इन बिटवीन मान लो सिलेबस में कुछ बड़ा चेंजेस हो गया, डोंट वरी, विल बी कवरिंग इट। ओके। अभी हम लोग देखो, अर्ली बर्ड ऑलवेज अर्ली अडेप्टर होता है, जो उसको सक्सेस जल्दी मिलता है ना। तो हमारा ये प्लान होगा, ये जो लास्ट ईयर का सिलेबस है उसी को लेके चलें और उसी में पढ़ते रहें। मान लो नया सिलेबस में कुछ भी चेंजेस आ गया, बड़ा चेंजेस हो गया, सो दैट यू टेक ए गारंटी दैट हम पूरा का पूरा सिलेबस को फिर से पढ़ाएंगे इफ सम एवरीथिंग इज चेंज्ड। लेकिन लेकिन जब तक मतलब सिलेबस नहीं आता है, तब तक हमको ऐसा प्लान करना पड़ेगा। ओके। ओके अमर जी, क्लासेस नहीं, क्लासेस सर इसी में ही होगा, नोट्स में ही होगा। इससे क्या होगा, नोट्स भी बनता रहेगा और आप लोग इसको देख भी पाओगे। क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ शेयर करना पड़ेगा, मतलब फोटोज हो गया, इसमें हम लोग को मतलब डिस्कशन करना है बहुत सारा क्वेश्चंस को भी। तो इसीलिए ये डिजिटल बोर्ड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग क्लासेस जब करते हैं डिजिटल बोर्ड में, वहाँ बहुत समय लेता है। ओके। टेस्ट आप, यस डेफिनेटली, आप अपने आईडी में ही टेस्ट दे सकते हैं, आईडी आपको मिल जाएगा टेस्ट देने के लिए। ओके, तो माइनिंग सरदार के लिए क्या है? माइनिंग सरदार और ओवरमैन का सिलेबस देख लो। माइनिंग सरदार में दिया है कि भाई जनरल अवेयरनेस के ऊपर है, जो बेसिक है, 20 मार्क। ओके। G1+G डेफिनेटली, CMR रूल्स एक्ट, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी सर। सिलेबस पूरा ही पूरा टेकअप किए हैं तो करेंगे ही हम लोग। तो 20 मार्क्स का एग्जामिनेशन इसमें लास्ट ईयर का ये सिलेबस है। ओके। तो इसमें डोमेन नॉलेज में लिखा हुआ है, जैसे कि रूफ साइड्स एग्जामिनेशन, सेटिंग ऑफ प्रॉप्स, ये हो गया, ऐसे लिखा हुआ है। और वेंटिलेशन, माइन गैसेस, एलिमेंट्री बेसिक बेसिक है। प्रिलिमिनरी आइडिया लेने के लिए बोल रहा है, रिक्लेमेशन ऑपरेशन, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, प्रोविजंस, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स। अच्छा अच्छा, ये राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स मतलब कैसे रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, फॉर्म यू हो गया, दूसरा दूसरा जो सब रिपोर्ट्स हैं, तो कैसे राइट किया जाएगा, वो सब के ऊपर है। ये सबको भी पढ़ोगे आप, डोंट वरी। इसमें आप फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे हम लोग, कैसे क्या फॉर्मेट्स होते हैं, किस फॉर्मेट में कैसे फिलअप करना है। ओके। तो जो भी है, लेकिन ये तो सिलेबस बहुत कम दिख रहा है। क्या इतना ही आता है जो माइनिंग सर्जर एग्जाम दिए हैं गाइस? एनीवन? सो ये सब क्या है सर? ये सब एक ट्रैप है। ये ऐसे बोलते हैं कि इतना ही है, लेकिन सब कुछ आता है जो जूनियर ओवरमैन का सिलेबस है। समझ गए सर? तो आप लोग इसको मत देखो। तो माइनिंग सरदार ओवरमैन वाला, सरदार वाला सिलेबस हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें इतना नहीं आता है, इससे बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ये सिलेबस का। ठीक है, क्योंकि इसमें खाली लिख दिया है, रियलिटी में ये सब कुछ भी नहीं आता, उससे और ज्यादा कुछ आता है। चलो, अब जूनियर ओवरमैन का प्लान करें। देखो जूनियर ओवरमैन में डिटेल सिलेबस लिखा गया है, जैसे जनरल सेफ्टी, ओके, मेथड ऑफ वर्किंग, फिर आपके पास है वेंटिलेशन, प्रिकॉशन अगेंस्ट एक्सप्लोजन्स, फिर आपका एलिमेंट्री माइनिंग मशीनरी,
इतना आपका सिलेबस जो लास्ट ईयर का था। ओके, फिर और सर्वेयर का वो सब का सिलेबस आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आप एक चीज देखो, इसमें चीजों को तीन प्रकार से डिवाइड किया है। एक तो ये अनरेस्ट्रिक्टेड एग्जामिनेशन है, मतलब जिसके पास अंडरग्राउंड वाला सर्टिफिकेशन हो उसके लिए है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट में मैं डिवाइड करूँ तो सिलेबस में क्या क्या है? एक है जनरल सेफ्टी, एक है जनरल सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन, और उसके साथ है हमारे पास ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है मेथड, कैसे काम कर रहे हो। थर्ड पॉइंट है मशीनरी। फोर्थ पॉइंट है आपका वेंटिलेशन। जो आपका डिप्लोमा का सिलेबस था उसी पॉइंट ऑफ व्यू में बनाया गया है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि इसमें जो चीजें दिया गया है, क्या ये सब कुछ हम लोग कर पाएंगे? देखो, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स यहाँ पर है, ओवरमैन रेगुलेशंस, हाजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट, गैसेस जनरेशन, प्रॉपर्टी, मिथानोमीटर, गैस मल्टी गैस डिटेक्टर्स, ये सब कुछ दिया है जनरल सेफ्टी में, इजंट इट गाइस? वैसे ही देखो मेथड्स में देखो, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से लेके आपका क्या क्या होल रोड वॉल रोड के ऊपर मेथड ऑफ डी पिलरिंग दे दिया है, एक्सट्रैक्शन रेट, बिन वाटर लॉक्ड एरिया में क्या काम करोगे, आरएमआर, टेस्टिंग सपोर्ट, इंस्पेक्शन ऑफ वर्किंग, सैम्पलिंग, गेट्स, फेंसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ फेंसेस। उसके बाद देखो वेंटिलेशन में दिया है आपको, कैसे एयर फ्लो कराओगे, ऑक्सिलरी ये सब वेंटिलेशन, एनवायरमेंटल कंडीशन दिया, कोल्ड डस्ट, स्टोन डस्ट, ये सबको रखने के लिए चीजें हैं, इनंडेशन, एक्सप्लोजन, फायर, ये सब के ऊपर दिया है। फिर आप देखो एलिमेंट्री माइन मशीनरी में टाइप ऑफ मशीन्स के बारे में है, डोजर ग्रेडर ये सब, उसके स्टीम इंटरनल इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में है। उसके बाद ट्रैफिक रूल, अनसेफ प्रैक्टिसेस, वाटर लॉगमेंट्स, उसके बाद कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये सब के बारे में है, बेल्ट कन्वेयर, ऑल दैट। ओके, तो देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, इजंट इट गाइस? लेकिन उसको हम एक कॉन्साइज पॉइंट ऑफ व्यू में, रटने के पॉइंट ऑफ व्यू में ही पढ़ेंगे, मतलब विल मेमोराइज ऑल ऑफ दिस। ओके, देखो ये चीजों को ना आप बोलोगे सर मैं एक्सपीरियंस से याद रखूंगा, नहीं हो पाएगा। यू हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस, इसको याद रखोगे तब जाके ये सब आपके साथ मतलब इसको आप कंप्लीट कर पाओगे। ओके, रहा उदित जी डेली क्लासेस आवर कितना हो गया? ओके, मोरलेस हम लोग 2 to 3 आवर्स, कभी कभी 4 आवर्स तक क्लासेस होंगे डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। मान लो कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग को और ज्यादा कंप्लीट कर सकते हैं, सो विल बी कंप्लीटिंग अनदर सेशन लेके उसको चीजों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, और हम लोग का क्या प्लान रहेगा? इसको सिलेबस को लेके किसी को कुछ डाउट है? कुछ डाउट है तो आई एम वेटिंग, उसके बाद मैं टॉपिक प्लान करूंगा कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, क्या कैसे करेंगे। श्रीनिवास इज ऑलरेडी फॉरवर्डेड इन ग्रुप प्रोबेबली, लास्ट ईयर का ही सिलेबस है सर। ओके, तो हम लोग इसको कैसे प्लान करेंगे? प्रिपरेशन प्लान क्या रहेगा हम लोग का? ओके, तो देखो गाइस, इसमें प्रिपरेशन में दो चीजें रहा। मेरिट प्लस प्लान हम लोग का क्या रहेगा?
एक टेक सेक्शन है, एक आपका नॉन टेक है। ओके। नॉन टेक आपका ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम में शुरू होगा, प्रोबेबली आफ्टर आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ओके, आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, मार्च ये आपका नॉन टेक सेक्शन शुरू होगा। लेकिन आपको खुद से थोड़ा इंग्लिश को देखना पड़ेगा। इंग्लिश, देखो इंग्लिश में ग्रामर वामर पढ़ने लगेंगे तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। इंग्लिश में एक कुछ बेसिक वेराइटी हम लोग आपको गाइड कर देंगे, लेकिन इसको पढ़ाने का कोई बड़ा मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें पढ़ोगे क्या, इसमें बहुत सारा है। मतलब ग्रामर और उसमें 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आता है। और है जनरल नॉलेज। इसमें जनरल नॉलेज में 2 प्रकार का वेराइटी आता है। एक आता है कंपनी नॉलेज, कंपनी और डोमेन जनरल नॉलेज, और एक आता है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर अफेयर्स प्लस जनरल नॉलेज। तो इसका बाइट्स हम लोग देते रहेंगे, डेली का बाइट्स, और ये इसको हम पढ़ाएंगे क्लास में, क्लास में इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश को आपको सेल्फ टॉट करना पड़ेगा, सेल्फ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ज़्यादा है नहीं और इसके पीछे एफर्ट डालने का कोई मतलब नहीं। हाँ, हम लोग गाइड भी कर देंगे क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। ओके। और इसके साथ क्या करना है, यहाँ पर है नॉन टेक। नॉन टेक, सॉरी, टेक्निकल में, टेक्निकल में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, एक है आपका जनरल सेफ्टी, और एक है आपके पास लेजिस्लेशन, दूसरा है मेथड, मशीन्स एंड वेंटिलेशन। सो आई विल बी टीचिंग दिस वन। मेथड्स में पढ़ाऊंगा, वेंटिलेशन में पढ़ाऊंगा, एंड जनरल सेफ्टी का कुछ पार्ट में पढ़ाऊंगा, एंड लेजिस्लेशन विल बी टॉट बाय राजेश सर, ही इज एक्सपर्ट इन इट। ओके, अभी तक वो 8 तो एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, और हमारा जो लास्ट बैच था हम लोग 3 4 साल पहले किए थे, उसमें वो पढ़ाते थे, और उससे पहले भी वो खुद का उनका पर्सनली क्लास करते हैं वो अभी भी। तो ही विल बी टीचिंग यू दिस लेजिस्लेशन पार्ट एंड सम पार्ट ऑफ मशीनरी विल बी बाय राजेश सर। एंड ओके, सो दिस विल बी आवर प्रिपरेशन प्लान। इसमें हम लोग इस प्रकार से पढ़ाएंगे जो मेरिट प्लस की तरफ से। और क्या होगा, खाली क्या पढ़ाने से हो जाएगा, मेन इंपॉर्टेंट काम है प्रैक्टिस। हमारा क्लास शुरू होने से पहले, बिफोर क्लास, नहीं तो एंड ऑफ द क्लास में, नहीं तो आफ्टरनून में, आप लोग जैसे डिसाइड करोगे आगे जाके, डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगा। जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर डेली 30 to 50 क्वेश्चंस का हम लोग टेस्ट करवाएंगे। डेली, डेली टेस्ट, डीपीटी हम इसे बोलते हैं। डेली टेस्ट हम लोग करवाएंगे फॉर योर ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन, ठीक है। मिक्स रहेगा दोनों का। देखो मैं तो बोल दिया ना, सरदार का कोई सिलेबस नहीं है, वो ओवरमैन का प्रिपरेशन करोगे तो सरदार का ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके। और आप सोचोगे कि नहीं सरदार में कम है, कम पढ़ के जाऊंगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला सर, फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। ओके। तो क्लास के एंड में हम लोग का, एंड में हो गया या नहीं तो इवनिंग में हम लोग प्लान करेंगे, जब फ्री टाइम हो के हर दिन। लेकिन आपका डेली प्रैक्टिस टेस्ट चालू हो जाएगा वंस वी स्टार्ट टीचिंग, ठीक है। आज से पढ़ना चालू करेंगे तो कल से हम लोग का प्रैक्टिस टेस्ट एंड ये सब का चालू हो जाएगा, जिसमें 30 से 50 मार्क का क्वेश्चन होगा, और आप उसको सॉल्व करके डालोगे। तो डे टू डे हम लोग चेक करेंगे कि आप कैसे कर रहे हो, क्योंकि हमारा ये गोल है कि हमारे पास जितना बंदे बढ़ रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम 50% क्वालिफाई करें। क्योंकि हम लोग जनरली माइनिंग सरदार ओवरमैन का एग्जामिनेशन में घुसते नहीं है, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ हमको चाहिए क्वालिफाई। देखो हम लोग, देखो आप एग्जाम निकाल दोगे तो दिस इज अ पॉइंट फॉर यू। तो आपके लिए है, ये पॉइंट है ना कि आपके पास क्या है, कि आप एक जॉब निकाल लोगे। लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए है आपका सक्सेस, आपको मिल गया ना। तो ये एक तरफ से हमको कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि नहीं नहीं, हम जो पढ़े हुए हैं, जो नॉलेज है, वी आर पुटिंग ऑन द पीपल।
ओके, तो आपको लगेगा कि जो कोर्स फी आप दिए हो मेरिट प्लस को, इट इज नथिंग व्हाट यू गॉट। आपको जो मिला है वो कुछ भी नहीं है। आपको पैसा का 100% भरपाई होगा, उससे बेटर भरपाई होगा। ओके। और ये है हमारा बेसिक। क्या बेसिक है? क्लासेस के साथ डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगा, डीपीटी होगा डेली। ओके, उसके साथ भी हम लोग दूसरा टेस्ट सीरीज रखे हुए हैं, जो आपका होगा सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट। सो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लास्ट 2017 से मेरिट प्लस शुरू हुआ है। उससे पहले तो मैं पढ़ा रहा हूँ 2015 से। तो 2017 से आप देखोगे, आज 2026 हुआ है। मेरिट प्लस का जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, यू विल नॉट बिलीव इट। मेरिट प्लस हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक है मेरिट प्लस का, वी कॉल इट एज बैंक बिकॉज इतने सारा है। सो वी हैव अराउंड 24,000 क्वेश्चंस विथ अस, एमसीक्यूज ओनली। यू विल नॉट इमेजिन इट। ओके, 24,000 प्लस एमसीक्यूज अभी भी मेरिट प्लस हमारा टीम कंटिन्यूअसली बनाते जाते हैं। वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज, जैसे लास्ट ईयर का हमारा जो टेस्ट सीरीज था, हम लोग दूसरे स्पेशल टीम से बना रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर लाइक, मतलब इतने सारा कुछ है। ठीक है, तो आप जितना ले पाओगे डेफिनेटली विल बी गिविंग ऑल ऑफ यू, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि आप लोग को सब चीज मिले और आप बेस्ट टू बेस्ट दे के आओ। ओके। सो हमारा है प्रैक्टिस। क्या प्लान रहेगा? डेली प्रैक्टिस टेस्ट, चीजों को पढ़ेंगे, और टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, ये आपको प्लान करना है। ओके। तो यहाँ पर अभी तक क्या डिस्कशन किया कि दो पार्ट में होगा, और क्या क्या कौन पढ़ाएगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन किए। और प्रैक्टिस, जो टेस्ट होगा, जो प्रैक्टिस होगा सिलेबस का, जो टेस्ट सीरीज होगा, जो सब्जेक्ट वाइज होगा, मॉक टेस्ट होगा, ये धीरे धीरे आप लोग को सब कुछ आपको पता लग जाएगा। ये तो हो गया मेरिट प्लस क्या करेगा। ओके। और हाँ, ये सब चीज आपका ऐप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। सब कुछ आपको ऐप में, जो डेली क्लासेस होगा, डेली क्लासेस का नोट्स, रिकॉर्डिंग, ये सब आपको मिल जाएगा ऐप में। प्लस टेस्ट भी आपका जो होगा ऐप में होगा, एज पर एमसीएल पैटर्न। एज पर एमसीएल पैटर्न में, एमसीएल स्टाइल में एग्जामिनेशन होगा। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है, नहीं। एमसीएल पैटर्न में, एमसीएल स्टाइल में एग्जामिनेशन होगा, ताकि आप उस एनवायरनमेंट के साथ मतलब आदी हो जाओ। आपको पता लग जाएगी किस प्रकार का मतलब पैटर्न आ रहा है, किस प्रकार का दिख रहा है स्क्रीन। तो उससे क्या होगा, आप फास्ट मूव करोगे। जैसे ना, आपके घर के पास जो रास्ता होता है उसमें आप ना देख के भी आधा दूर चल जाते हो। आपके घर के सीढ़ी में आप सीढ़ी को ना देख के सीधा सीधा चढ़ जाते हो। क्यों? आपको प्रैक्टिस हो गया है उसमें चढ़ने का। लेकिन मंदिर का सीढ़ी चढ़ो तो देख देख के चढ़ते हो, इजंट इट? सो भाई, आपका ऐप में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके। और उसके साथ जो टेस्ट सीरीज होगा, जो होगा उसका हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसे ही मनमर्जी पढ़ेंगे नहीं। विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस। ओके। उसके साथ हम कैसे इंप्रूवमेंट लाएं अपने आप में, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन आप क्या करोगे? देखो, ये तो हो गया हम क्या करेंगे, लेकिन आपको तो कुछ प्लान करना पड़ेगा ना, तब जाके हो पाएगा। ओके, आप क्या करोगे ये डिसाइड करो। उसके बाद आप डिसीजन लो कि आप आगे कंटिन्यू करोगे या नहीं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, वो लगता है कि सर पैसा दे दी तो हो जाएगा। नहीं हो पाएगा सर। आपको खुद का एफर्ट देना पड़ेगा, खुद का 100% देना पड़ेगा, तब जाके होगा। मैं तो बोलता हूँ ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। अभी आप आइंस्टाइन भी आके आके आपको पढ़ा देगा, तो आप E=mc² नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको समझने का इंटरेस्ट है या नहीं। ओके। चलिए, अब डिस्कस करते हैं कि आपको क्या प्लान करेंगे, स्टूडेंट का प्लान क्या होगा। तो जो स्टूडेंट का प्लान होता है, दिस इज आवर टारगेट प्लान। आप लोग का होना चाहिए, दिस इज टारगेट एमसीएल। ओके, करना ही करना है। और नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास कितना है? 700 है। तो हम सोच के चल रहे हैं कि 300 मेरे पास पोस्ट है, और मेरे को मार्क्स लाना है 90 मार्क्स। आप अपने कॉपी में लिख लेना, 90 मार्क्स लाना है, 300 पोस्ट है। मैं 700 का नहीं सोच रहा हूँ, मैं 300 देखो, कैटेगरी रिजर्वेशन सबका सबका कुछ कट कट जाएगा। ठीक है, तो एक एवरेज लेकर चल रहा हूँ मैं, कि 90 मार्क में लेके आऊंगा तो हो जाएगा मेरा। ओके। ज्यादा टारगेट करोगे तो कुछ लॉसेस होगा और कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा उसमें सिलेक्शन होगा। क्या प्लान होगा? देखो, सीएमआर हो गया,
रूल्स हो गया, रेगुलेशंस हो गया, जितना और बाकी जो सर्कुलर्स हो गया, ये सब आपके लिए क्या है, स्टैटिक चीजें हैं, ज्यादा कुछ बड़े चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो आप क्या करो, आपको समय मिल रहा है तो सीएमआर को एक एक टॉपिक को पकड़ो, एक एक टॉपिक पकड़ो, और उस टॉपिक को आप खुद से रिवाइज मतलब रट्टा मारो। एग्जैक्ट वर्ड लिखो तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं रट्टा मारना। यू हैव टू मेमोराइज इट। ओके। तो पूरा लाइन बाय लाइन मेमोराइज आप करो। आप बोलोगे सर लाइन बाय लाइन क्यों करो? देखो, एग्जाम का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, तो लाइन बाय लाइन मेमोराइज करोगे तो पता रहेगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं क्या आंसर दूं। थोड़ा सा चेंज कर देगा तो आपका चांस कट जाएगा ना सर। तो ये वंस इन ए लाइफ टाइम चांस है कि भाई 700 पोस्ट आया है। ओके। तो आप इसको साइड बाय साइड डेली कुछ कुछ पार्ट को पढ़ते जाओ। सम पार्ट, मैं नहीं बोल रहा हूं कि डेली पूरा पढ़ते जाओ 10 पेज। आप डेली का टारगेट लो 5 पेजेस, 5 पेजेस का टारगेट लो। आप बोलोगे सर सीएमआर तो आप पढ़ेंगे, हम क्यों पढ़ें? सर इससे वो पढ़ने से क्या फायदा होगा, आपको जब हम लोग पढ़ाएंगे तब वो रिवीजन होगा, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। जो जो लोग सोचते हैं कि नहीं मैं 1 महीना में सब इंस्टीट्यूट पढ़ा देगा उसके बाद में कर लूंगा, नहीं, नहीं हो पाएगा। और मैं रियलिटी बोलता हूँ, ये सिर्फ होगा आपका प्रिपरेशन से, कि क्योंकि ये सब कुछ स्टैटिक है, इसमें सब फिक्स है, क्या क्वेश्चन आएगा क्या आएगा सब फिक्स है। तो आप इसमें गेट एग्जामिनेशन थोड़ी ना कि इसमें आपको ज्यादा सोचना है, इसमें पूरा रट्टा मारना है। तो डेली आप 5 पेज पकड़ो, उसको रट्टा मारो, सीएमआर रट्टा मारो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आर्क रूल सर्कुलर रट्टा मारो, ये सबको हम लोग पढ़ाएंगे। जब तक हम इसको पढ़ाना चालू करेंगे तब सीएमआर जब पढ़ाएंगे उस समय आपके लिए सीएमआर क्या हो जाएगा सर, सीएमआर विल बी रिवीजन। और ये इसको आप समझ पाओगे, फटाफट फटाफट आप इसको क्या करोगे, रिलेट कर पाओगे। तो आपका काम क्या रहेगा, डेली कुछ पार्ट आप सीएमआर का पढ़ो, खुद से पढ़ो। और पढ़ो मतलब क्या, बुक को पकड़ो, 2 पेज पढ़ो, उसके बाद एक कॉपी लाओ, उस कॉपी में 5 बार उसको लिखो। वेंटिलेशन, 153 रेगुलेशन, रेगुलेशन में क्या लिखा, ओनर एजेंट मैनेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर 1 2 3 4 पॉइंट्स, ऐसे लिखता लिखता गया। फिर आंख बंद किया, फिर लिखता लिखता गया, फिर आंख बंद किया, फिर अपने आप को समझाया। ऐसे 2 3 बार करोगे तो याद नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा ये। सो इट बिकेम ए फोटोग्राफिक मेमोरी, ठीक है, इमेज जैसा आपका दिमाग में याद रह जाएगा। तो आपका काम क्या रहेगा, डेली उठोगे सुबह, 5 पेज आप सीएमआर पढ़ोगे, शाम में 5 पेज सीएमआर पढ़ोगे, ये आपका काम होगा। ठीक है। सेकंड, क्लासेस में जो पढ़ेंगे, क्लासेस में आज जो पढ़े उसको आप जाते ही क्लास एंड हुआ तो रिवाइज करो। आप सोचोगे सर कल करूंगा, कल करोगे तो सब कुछ कल ही होगा, आज नहीं होगा। ठीक है। और रहा, आपको लगे सर लेजिस्लेशन तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे को समझने में दिक्कत आ रहा है, समझने में दिक्कत आ रहा है, ग्रुप में डालो, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पढ़ो, सब लोग डेली सीएमआर उठोगे, 5 पेज पढ़ोगे। ठीक है। क्लासेस का क्या होगा, क्लासेस में जो चीजें पढ़ाया जाए, मान लो मैं वेंटिलेशन से शुरू किया, मैं मेथड से शुरू किया, उसको रिवाइज करो। मान लो ये है वीक, ये एक वीक है, देखो समझो कैसे प्लान करोगे आप। ये है, आज है मान लो थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फिर थर्सडे को 1 वीक हो जाएगा। तो आज में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, कल जब पढ़ाऊंगा जो पढ़ाया उसको रिवाइज करने के साथ ये ट्यूसडे वालों को भी रिवाइज करो मिला के। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये तो पहला दिन है, आज तो एक ही दिन का रिवाइज करोगे, फ्राइडे को आप क्या करोगे, थर्सडे का भी रिवाइज करोगे, सैटरडे को ये 3 दिन का, संडे को ये सब 4 दिन का, मंडे को 4 दिन 5 दिन का, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक पूरा का पूरा आप 7 डेज का रिवीजन एंड तक करोगे। उससे क्या होगा सर, उसको इसी वीक का चीजें आपको पूरा याद रह जाएगा। और फिर क्या करोगे, मान लो आज है 26 तारीख, 26 27 28 29 30, अच्छा सो ये तो फरवरी है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, मान लो आज थर्सडे है, तो आज पढ़ना चालू कि 1 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7वां दिन, ये 7वां दिन में एंड हुआ आपका एक वीक।
अब फिर दूसरा जब पढ़ोगे इसको ऐसे रिवाइज करो, इसके बदले ये बदले ये, ऐसे करते जाओ। ये मान लो थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ये मंडे वाला दिन आप क्या करोगे, ये जो 7 दिन पढ़े थे ना, इसको मंडे वाले दिन एक दिन में रिवाइज करोगे। ये तो बाकी का काम करोगे ही, लेकिन ये मंडे वाले दिन को क्या करोगे, एक दिन में रिवाइज करोगे। मेरा बात समझ रहे हो? आपको लगा सर मैं पागल हो जाऊंगा, पागल होना पड़ेगा सर। 30 साल में 2 करोड़ मिलने वाले हैं पेंशन, बच्चे बीवी, मम्मी पापा सबका मेडिकल, चाहिए या नहीं चाहिए? ठीक है। तो हमको सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तो इसको साइड बाय साइड आप पढ़ोगे। ये होगा किसके लिए, जिसका कोई जॉब नहीं है, जो घर में बैठा हुआ है, जो स्टूडेंट है, प्योर स्टूडेंट है, उसका ये काम होगा। उसका काम क्या होगा, डे टू डे ऐसे ही रिवाइज करेगा, बैठेगा उठेगा खाएगा पिएगा पढ़ेगा। आपका कुछ काम नहीं है तो क्या करोगे, पढ़ना ही तो पढ़ना है ना। ठीक है, तो ऐसा रिवीजन प्लान आप स्टार्ट करो। फिर मैं 15 दिन के बाद फिर एक हम रिव्यू मीटिंग रखेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किसका क्या दिक्कत हुआ, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या करना है। ये हुआ स्टूडेंट के लिए। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए क्या प्लान होगा? वर्किंग प्रोफेशनल का सबसे बड़ा हथियार कौन है जानते हो? उसका खुद का एक्सपीरियंस। देखो, आप लोग कहीं अंडरग्राउंड में ओपन कास्ट में काम कर रहे हो तो आपके पास मशीन्स काम कर रहे हैं, आपके पास मेथड्स, जो रूल्स रेगुलेशन है। तो ये सब को ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से दिख रहा है कि माइंस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा तो आपको हेल्प करेगा, ये पॉइंट है। लेकिन आपको क्या करना है, माइंस जा रहे हो, सीएमआर का 5 पेज लेके जाओ, कॉपी लेके जाओ, कहीं थोड़ा दूर में जाके बैठो, पढ़ो। नहीं तो खड़े रह रहे हो तो देखो, मोबाइल में देखना है तो देखो, जो करना है करो, लेकिन इसको रट्टा मारो। 5 पेज तो रट्टा मारना ही मारना है। ठीक है। और 8 घंटा बाद जब आ जाओगे ऑफिस, ऑफिस से घर आ जाओगे, घर में रेस्ट कर लो, थोड़ा एक नैप ले लो, सो जाओ। उसको उसके बाद उठ के और 5 घंटा आपको समय देना पड़ेगा। मैं जानता हूँ बहुत डिफिकल्ट है, मतलब माइंड्स में काम करके उसके बाद ये सब करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। तो कैसा, जो वर्किंग प्रोफेशनल का क्या प्लान होगा, मान लो आज है 26 तारीख, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हैं। तो ये पहला दिन है। तो आप क्या करोगे, सीएमआर 5 पेज पढ़ोगे, उसके साथ आप पढ़ोगे आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे। कल क्या करोगे, फिर सीएमआर 5 पेज पढ़ोगे, आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे। आप फिर पिछला दिन का नहीं पढ़ोगे, ठीक है। 28 में वही करोगे। ऐसे करके आप 7 दिन पढ़ दिए। तो आप 5वें दिन क्या करोगे, रेस्ट ले लोगे। रेस्ट मिलता है ना, या छुट्टी नहीं मिलता? भाई लोग, सलवा जी, आर यू गेटिंग रेस्ट और नॉट? रेस्ट दिन मिलता है। Thursday। तो जब रेस्ट मिलता है, तो द 5th द डे, जब आपका 1 वीक का कोर्स कंप्लीट हुआ, उसी के बाद वाला दिन आप रेस्ट ले लो। नहीं तो उसका पहला वाला, ये 4th को भी रेस्ट ले सकते हो। और 4th वाले दिन रेस्ट लेके यू हैव टू पुट 15 आवर्स मिनिमम, 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये सबको रिवाइज करोगे, अच्छे से रट्टा मारोगे, और बार बार रट्टा मारोगे, जैसे जो स्टूडेंट है उसके साथ आप कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो अपने सर आप को, समझ गए? कैन बी डन, हो सकता है सब लोगों से। जो वर्किंग प्रोफेशनल है, कर सकते हो सर ना भाई मैं लोग? से एक दिन, बोलिए। सर एक दिन पहले मैं रेस्ट ले लूँ। थोड़ा सा टाइप कर सकते हैं, आपका वॉइस ऑडिबल नहीं है सर। तो हमारे लिए ये प्लान होगा। स्टूडेंट्स के लिए क्या प्लान होगा, स्टूडेंट डे टू डे रिवीजन करेंगे, जो पिछला दिन पढ़ा है। तीसरा दिन में 2 दिन का रिवीजन होगा, चौथा दिन में 3 दिन का रिवीजन होगा। तो ऐसे करते करते वीकेंड में फिर रिवीजन करेंगे, क्योंकि घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, वेले हैं। तो वेले लोग के लिए पूरा का पूरा काम करना ही पड़ेगा बैठ के। और जो वर्किंग प्रोफेशनल है,
उनका काम क्या होगा, डे टू डे का रिवीजन करो, 5 पेज तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जब लास्ट दिन होगा उस दिन रेस्ट ले लो, 15 घंटा टाइम दो, पूरा का पूरा चीजों को पढ़ो, रिवाइज करो। हो पाएगा क्या सब लोग से? और मेरा मेरा पहला रिक्वेस्ट है कि भाई देखो, जो सर लिखे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, डेफिनेटली आपका समय इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा कुछ खोओगे नहीं। ठीक है, समय आपको देना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, जैसे सोचना पड़ेगा कि आपके लिए एक नई गर्लफ्रेंड मिल रही है, और उसी गर्लफ्रेंड के लिए पटाने के लिए आपको इतना सब कुछ करना पड़ेगा। आप कर पाओगे तब जाके आपका हो पाएगा। ओके। सो मेरा यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, और इसको मैं ज्यादातर बोलता हूँ कि मैं इसको प्रॉमिस बोल के बोलता हूँ। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि भाई हम लोग इसको करना ही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सब लोग को, इफ आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आपको लग रहा है कि नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा, या आई कैन नॉट डू दिस, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, या मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो आज ही वो दिन है, आप निकल जाओ। आपके लिए वो कोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है आप सीरियस नहीं हो, तो पैसा हम लोग को देके कुछ फायदा नहीं है, और वो पैसा हम लोग लेके कुछ फायदा नहीं है। हम लोग को चाहिए रिजल्ट। हम लोग को चाहिए रिजल्ट, क्योंकि लास्ट 10-12 साल से हम लोग वही करते हैं। रिजल्ट चाहिए हमको, एक स्पेसिफिक रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा तो हम लोग भी दुखी हो जाते हैं कि इतना एफर्ट दिए, कोई क्वालिफाई नहीं किया। तो आपको करना है, करना है तो करना है। सो प्लीज प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, सब लोग एक प्रॉमिस करो अपने आप को, और ये चैट बॉक्स में आप लिख के दो। सब लोग लिखो, 67 स्टूडेंट्स हो, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो आप लीव कर लो, और आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। लीव कर लो और बात कर लो सुमन सर से, ही विल रिफंड एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। ओके। और आपको करना ही है। यस, आई कैन डू इट। पुट इट ऑन चैट बॉक्स, विल स्टार्ट। एवरीवन, जिनको लग रहा है कि मेरे से होगा, आई कैन डू इट। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने लिए करना है। वी हैव टू विन दिस। और ये कुछ बड़ा बड़ा एग्जाम नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। लोग 10-10 साल पढ़े हुए हैं, यूपीएससी नहीं बन रहा है। मैं बोल रहा हूं ना, वी कैन डू दिस, हम लोग मिलके इसको बनाएंगे, एंड सबका होगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखो, आप लोग को लग रहा होगा, बहुत स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ये सब करने का क्या जरूरत है। नहीं, ये जो चीजें हैं, ये अफर्मेशंस हैं, ये आप खुद के साथ करते जाओ। डे टू डे लाइफ में सुबह उठोगे, पढ़ोगे, रात में देखोगे कितना पढ़े, कितना चेक करोगे अपने आप को, नहीं किए तो पनिश करो अपने आप को, नहीं हो पाया तो कल और 2 पेज एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा।
ऐसे करते करते चलो, अपने आप को पनिश करो, सोशल मीडिया से दूर रहो, खाली आप पढ़ाई के साथ फोकस करो। देखो 2-3 महीना दो ना भाई, मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ भाई तुम लोग को कि भाई 6 महीना दे दो, 1 साल दे दो, 10 साल दे दो। 2 महीना चाहिए, लाइफ का 2 महीना चाहिए, और 2 महीना में टूट पड़ना है। सोच लेंगे कि दैट इज द एंड ऑफ आवर लाइफ। ऐसा ये बेस बनाओ कि इसी बार ही हम लोग निकल जाए। ओके। तो और किसी का मत सोचो, अपने आप के लिए सोचो, और डेफिनेटली डेफिनेटली हम लोग सबका होगा। बस हम सबके साथ मिलके एक एफर्ट लगाएंगे और उसमें पढ़ते चलेंगे। और मेरा ये व्यू है, जब आपको कोई टेंशन है कि नहीं मेरे को कुछ पर्सनल डाउट है कि नहीं सर मैं क्या करूँ, पढ़ने वाला प्रॉब्लम है, फैमिली वाला कुछ प्रॉब्लम है, घर में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या कुछ भी प्रॉब्लम है यू वांट टू डिस्कस, कि जिसमें आप पढ़ाई आपका नहीं हो पा रहा है, ओके, यू कैन कॉल मी, और यू कैन कॉल सुमन सर ऑन दिस नंबर। ओके। तो बात करते रहो, वी विल डेफिनेटली क्लियर इट। और देखो ज्यादा दिन का बात नहीं है, 2-3 महीने का बात है, हम लोग इसको फाड़ देंगे, ठीक है, मिलके फाड़ेंगे इस एग्जामिनेशन को। और आप लोगों को कहाँ कहाँ कुछ चाहिए, सो डेफिनेटली विल बी एडिंग इट ऑल्सो। आपको कहीं लग रहा है कि सर ये चीज़ को यहाँ ऐड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, डेफिनेटली बताओ, हम लोग इसको भी ऐड करेंगे। ऐसा मत सोचना कि नहीं सर को सब कुछ पता है, हम लोग क्यों बोलें, या सर को कुछ पता नहीं हम लोग नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं। विल बी अ टीम, ठीक है, मिलके इसको बनाएंगे। ओके। चलो, आज एक बेसिक सेशन करते हैं, आधे घंटे का। एंड उसके बाद 10-15 मिनट का एक बेसिक सेशन लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल से मॉर्निंग सेशन रहेगा। मॉर्निंग सेशन रहेगा आप लोग का 6:30 to 8:30। ओके। दिस विल बी मॉर्निंग सेशन। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर मॉर्निंग सेशन क्यों, आप दोपहर को करो ना, आराम से सो के उठते हैं, या ऑल दैट। नहीं, हम लोग ये जो सेशन ले रहे हैं, ये सेशन आप लोग का जो ना पढ़ने वाला टाइम में है, ठीक है, बहुत लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए ना पढ़ने वाला समय के लिए है। और जो लोग नौकरी में जॉब में है, उनका क्या है, उनको कुछ टेंशन नहीं लेने का। वो सेकंड शिफ्ट में है तो पढ़ सकते हैं, नाइट में है तो नाइट में है तो थोड़ा उठ के आप कर सकते हो, नहीं कर सकते तो 10 बजे तक वो अपलोड हो जाएगा, 10 बजे उठ के आराम से पढ़ लो इसको। उसके बाद ग्रुप में डाउट्स जो है पूछ लो, या वॉइस मैसेज भेज सकते हो ग्रुप में, सो हम लोग वॉइस मैसेज में भी रिप्लाई दे सकते हैं। उसके साथ हम लोग जो जिसका ड्यूटी रहेगा मॉर्निंग में, वो फिर आफ्टरनून में देख सकता है वीडियो, और उसी दिन चीज़ों को कंप्लीट करना है जैसे मैं बताया था। ओके। वर्किंग प्रोफेशनल को 5 पेज सीएमआर का डेली, उसके साथ क्लासेस का रिवीजन। और जो स्टूडेंट है, 5 पेज डेली, क्लास का रिवीजन, प्रीवियस डे का भी रिवीजन, ऐसे क्यूमुलेटिव रिवीजन वो करेगा। ठीक है। कहाँ किसी को अटक रहा है बोलो, मिल के डिस्कस करेंगे एंड विल सॉल्व इट। और हमको चाहिए, जो 66 बंदे हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, सबका होना चाहिए। 700 भाई पोस्ट है, हम 60 बंदे हैं, निकाल पाएंगे ना? ओके। तो सिलेबस का व्यू हम लोग देखें हैं, तो सिलेबस में मैं आज आपको एक बेसिक शुरू करूंगा, क्योंकि आज फर्स्ट सेशन है, बहुत लोग के लिए थोड़ा नया चीज़ें हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैं अंदर घुस के डिस्कस नहीं करूंगा। आज बेसिक बेसिक बात करता हूं मैं, गैसेस के ऊपर आज बात करता हूं, ठीक है। ये सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे और इसको टिक मारते मारते चलेंगे। ओके। तो आज का सिलेबस हम लोग बेसिक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, दैट इज गैसेस। देखो बात क्या है कि यहाँ पर सब चीज रटा रटाने वाला चीजें हैं। तो जो कुछ कैलकुलेशंस होगा उसको मैं अलग से डिस्कशन करूंगा, और वो भी आपका ऐप में रहेगा, प्लस आज एक डॉक्यूमेंट भी रहेगा, ठीक है, और ये सब आपके ऐप में भी मिल जाएगा। सो देखो, गैसेस के बारे में जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई, आप देखोगे, माइंस को देखोगे, तो क्यों ये सब गैसेस वैसेस का जरूरत पड़ा, क्या इंपॉर्टेंस था, एक बेसिक डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें बढ़ जाएंगे आगे। ओके। सो पुराने समय में जब धीरे धीरे माइंस क्या हुआ, नीचे की तरफ पे आपको डिपॉजिट मिलने लगा, तो डिपॉजिट के पास पहुंचने के लिए लोग क्या किए, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्स। लोग क्या किए, वेल बनाना चालू किए। लेकिन ये वेल के अंदर जब गए, यहां पर क्या हुआ, लोग को सांस फूला। सांस फूला मतलब क्या हुआ, सफोकेशन हुआ।
सफोकेशन क्यों हुआ सर? यहां पर ऐसा क्या था कि सफोकेशन हुआ? यहां पर ऑक्सीजन कमी था, लेस ऑक्सीजन। आप बोले सर ऑक्सीजन लेस होके क्या हो गया सर? देखो कैसे चीजें लिंक हो जाता है। ऑक्सीजन कहाँ चाहिए? ह्यूमन को चाहिए। किस लिए चाहिए सर? हम अपने नाक के थ्रू इसको लेते हैं, एयर जाता है, और अपने लंग्स में क्या होता है सर? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके कहाँ जाता है सर? सेल में जाता है। स्कूल में पढ़े थे सेल, सेल के अंदर जाता है और सेल का जीवन जीता है। मतलब हमारा बॉडी जो है मिलियंस ऑफ सेल में बना हुआ है। तो अल्टीमेटली हमको एक स्पेशल टाइप का गैस चाहिए जिसमें हम बच पाएंगे। ये तो गैस है ना, ये भी एक केमिकल है, इजंट इट? O2, O2 इज ए गैस। तो ये गैस से क्या है, हम लोग सांस लिए तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया और हमारा सेल को एक्टिवेट किया, हम जिंदा रहे। तो हम लोग अपने आप को जिंदा महसूस किए, अलाइव फील किए। तो देखा गया ये सब वेल में जब लोग काम करते हैं तो उनको ऑक्सीजन क्या हो जाता है सर? लो ऑक्सीजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान कंज्यूम करता है तो ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो फिर देखा गया कि दूसरा गैस से इंसान मर जाएगा क्या? तो देखा गया कि भाई दूसरा गैस जो भी दे रहे हो, CO2 दिए, आप NO2 दिए, इसमें सब लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन इनके साथ बाइंड नहीं कर रहा है। फिर देखा CO नाम का एक गैस है, वो हीमोग्लोबिन में जबरदस्त बाइंड कर रहा है। इसका नाम क्या है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप बोलोगे सर ये सब बता रहे हो, कहीं लिख नहीं रहे हो सर? ये सब नोट्स में है, आपको सब आगे मैं बताता होता चलूंगा। अभी वी आर डिस्कसिंग ए बेसिक इंट्रोडक्शन। तो देखा गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड लेगा तो हीमोग्लोबिन, लेकिन सेल इसको क्या किया? एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसमें भी क्या हुआ? लोग मर गए। लोग जिंदा कैसे रहेंगे सर? ओनली बाय ऑक्सीजन। फिर देखा गया कि ऑक्सीजन कम रहेगा। ऑक्सीजन, इफ लेस ऑक्सीजन, तो इसमें भी इंसान मर जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगा, सेल में पहुंचेगा नहीं। तो ऑक्सीजन चाहिए कितना? एनवायरमेंट में है कितना ऑक्सीजन? देखा है कि एनवायरमेंट में ऑन एन एवरेज 21% ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब 21% ऑक्सीजन में हम लोग एवरेज जिंदा रह रहे हैं। तो कम होगा तो क्या होगा? कम हो गया तो मैं करूंगा क्या? तो ऐसे तो वेल बना दिए हैं हम लोग, इसके अंदर लोग जाके काम कर रहे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है, लो ऑक्सीजन है, लोग मर रहे हैं। डिफरेंट गैसेस यहाँ से निकल रहे हैं, क्या क्या गैसेस पता नहीं, आगे पढ़ेंगे। तो इस सब के लिए क्या किया गया? दोनों तरफ रास्ता खोल दिया गया, और यहाँ पर शुरू हुआ क्या? वेंटिलेशन। लेकिन उस समय में 1800 के समय में वो वेंटिलेशन तो शुरू कर दिए थे, लेकिन वो वेंटिलेशन क्यों कर रहे थे? क्यों एयर का इंपॉर्टेंस आया? ये सब आप हम लोग डिस्कस करेंगे माइन गैसेस में। एयर क्या है, इसके अंदर कितना गैसेस हैं, ऑक्सीजन कितना है। पहले शुरू हुआ कहाँ से? इंसान से। ये देखो हम लोग बहुत हरामी चीज है ना, हम लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं, देखें कि हम लोग किस में जिंदा रह रहे हैं और किस में मर रहे हैं। तो हम मर रहे हैं तो देखें कि कैसे क्या करेंगे ताकि हम लोग जिंदा रहेंगे, दूसरा क्या क्या लोग हैं तो इनको देखना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते एयर का हम लोग डिटेल एनालिसिस किए और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को देखे, इन्वेंट किए, डिस्कवर किए, बहुत सारा कुछ आगे होने लगा। तो ये जो वेंटिलेशन है गैसेस का टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फादर ऑफ वेंटिलेशन, फादर ऑफ माइन वेंटिलेशन, जिसके ऊपर पहले वो काम किए थे 1800 के समय में, वो थे एग्रीकोला। लेट मी लेट मी राइट इट करेक्टली। साइंटिस्ट का नाम था क्या? एग्रीकोला। कल को MCL एग्जाम में पूछेगा हु इज अ फादर ऑफ माइन वेंटिलेशन, इट इज एग्रीकोला। गेट का सेशन रहता तो हम और बात करते एग्रीकोला क्या क्या किए क्या नहीं। ठीक है, सो वी हैव टू कट सेट हियर। तो फादर ऑफ माइन वेंटिलेशन है एग्रीकोला, कल को आएगा गेट में, तो एग्रीकोला इज आंसर। ओके, चलो फिर हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं, माइन गैसेस क्या है। तो माइन गैसेस देखा गया कि इसमें व्हाट आर द टाइप ऑफ गैसेस। तो एग्जैक्ट देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना है? 20.93।
नाइट्रोजन आपका कितना है 79.04 और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03। ठीक है। तो ये नाइट्रोजन जनरली एक इनर्ट गैस जैसा बिहेव करता है, इजंट इट गाइस? नाइट्रोजन मतलब जनरली किससे बाइंड नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तब जाकर बाइंड होगा। जैसे आपका गाड़ी से निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, क्यों निकल रहा है? क्योंकि वहां पर क्या है, टेम्परेचर बहुत हाई है। तो एटमोस्फेयर में क्या टेम्परेचर 500 डिग्री पहुंच जाता है, 1000 डिग्री नहीं, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो इसलिए ये है बेसिक। उसके साथ हम लोग देखेंगे कि ये तो एटमोस्फेयर में है, एयर में, मतलब बाहर में एटमोस्फेयर। माइन के अंदर क्या देखोगे? माइन मतलब ये कौन सा माइन है सर? एमसीएल है, तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट कोल माइन, इजंट इट? तो कोल माइन में हम लोग क्या देखेंगे? कोल माइन में देखेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। और उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज देखेंगे। इम्प्योरिटीज मतलब जैसे आपका इंसान जो हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं वहां से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और मॉइस्चर्स आ रहे हैं, उसके साथ ब्लास्टिंग से फ्यूम्स निकल रहा है। ब्लास्टिंग से क्या क्या निकल सकता है? इम्प्रॉपर ब्लास्टिंग हुआ तो सीओ निकल सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकल सकते हैं। ओके। अंडरग्राउंड फायर हुआ तो वहां से भी सीओ निकल सकता है, CO2 निकल सकता है, H2S निकल सकता है, पायरेट होगा तो। ठीक है। बर्निंग ऑफ FSL जो फ्लेम सेफ्टी लैंप हो गया। बैक्टीरिया कहाँ पर है? गैसेस गिवन अप फ्रॉम द स्टार्ट आई, तो ये सबसे भी बहुत सारा कुछ निकल सकता है, लेकिन इनका क्वांटिटी बहुत ही कम रहता है। ये क्या होता है, मैं बोलता हूँ नेग्लिजिबल, इन नेग्लिजिबल होता है उनका क्वांटिटी। लेकिन हाँ, इसका क्वांटिटी ज्यादा होगा तो इफेक्ट इफेक्ट क्या पड़ेगा? दूसरे के ऊपर पड़ेगा। तो अभी मेरा क्वेश्चन है आप लोग को, एक माइंड से देखो कैसा क्वेश्चन आ सकता है। मैं एक एग्जांपल बोलूं आप लोग को। लेट से मैं बोलूंगा कि फॉर ए माइन, माइन एयर में, मैं दूसरा पेज में जाता हूं, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट इज ए डिस्कशन पेज। लेट से मैं बोलूंगा माइन एयर, एक एक मेरे पास है माइन एयर है, उसमें ऑक्सीजन है 20.93, सॉरी 20 मान लो 20.5% है, और नाइट्रोजन है 79.5। ओके। और बाकी का छोड़ दो। अभी मैं देखा, बोल दिया कि माइंस में फायर लग गया, माइन फायर लग गया तो क्या हो जाएगा सर? फायर लग गया तो कार्बन किसके साथ मिलेगा सर? ऑक्सीजन के साथ बनाएगा क्या? CO2। CO2 बनाएगा तो ये परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा गाइस? ये कुछ घटेगा, ये होगा मान लो 19 हो गया। नाइट्रोजन बढ़ेगा क्या गाइस? घटेगा? उसका कोई रिलेशन है इसके साथ? वो ऐसे ही रहेगा। CO2 क्या आ जाएगा? एक नया चीज आएगा, वो आएगा CO2। समझ में आया? तो वैसे ही CO बनेगा तो CO भी आएगा। तो इसका मतलब माइंड फायर हो गया, कहीं पर कंबशन हुआ, कहीं पर ब्रीदिंग हुआ, वहां पर कौन डिप्लीट करता है गाइस? देयर इज ए रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसीलिए लोग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से मरते हैं। तो हमारा एक इंपॉर्टेंट नोट रहेगा, एक नोट लाइन रहेगा जिसमें नोट्स रहेगा आपका अलग से। ये नोट में आप लिख के रख लो दैट कंबशन ऑफ कोल, कार्बन कार्बनेसियस मैटर, वुड, और एनी अदर गैसेस। जैसे गैसेस मतलब जैसे मीथेन रिड्यूसेस ऑक्सीजन ऑफ माइन एयर। समझ में आया? माइन एयर का ऑक्सीजन को क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो आप ये जो नोट्स में दे रहा हूं इसको तो पढ़ना है, उसके साथ ये जो शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, उसको भी पढ़ के चलना है। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं।
माइन एयर में क्या क्या इम्प्यूरिटीज आ सकते हैं? माइन एयर में इम्प्यूरिटीज आपका जैसे टॉक्सिक हो गया, टॉक्सिक गैसेस में CO2, रेडन, ये सब डॉटर एलिमेंट्स आ जाएंगे। नॉन नॉन टॉक्सिक में आपका नॉन टॉक्सिक में NO2, CO2, हीलियम, ये सब आएंगे, ये आपका टॉक्सिक में। ओके, जो नॉक्सिस गैसेस होगा NH3, क्लोरीन, NOx। आपका फ्लेमेबल में आपका आएगा CH4, H2S, CO। CO भी देखो, CO टॉक्सिक गैसेस में भी आता है, और आपका इसमें भी आता है, किसमें बोलते हैं, फ्लेमेबल पे आता है। ओके, ये बोथ कर सकता है, लेकिन ज्यादातर ये टॉक्सिक में हम लोग ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि CO का एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज 300 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एफिनिटी टुवर्ड हीमोग्लोबिन। CO हैज 300 टाइम्स more affinity to hemoglobin compared to oxygen। याद रख सकते हो, 300 टाइम्स। ओके, मतलब ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हीमोग्लोबिन किससे बाइंड होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इम्बैलेंस है, अनस्टेबल बॉन्ड है उसका, इसके लिए वो फटाफट बाइंड होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका वो गर्लफ्रेंड है कि उसके साथ ही चलेगा, नहीं। वो केमिकल फॉर्मूला है उसका, वैलेंसी बॉन्ड का दिक्कत है, जो केमिकल केमिस्ट्री में शायद आप +2 में या 10th में पढ़े हो, या जरूरत नहीं, अभी के लिए टेंशन मत लो। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है, उसका अनस्टेबिलिटी के कारण वो हीमोग्लोबिन से जल्दी बाइंड होता है। और उसके साथ क्या रहेगा, इम्प्यूरिटीज रहेगा, डस्ट रहेगा, स्मोक रहेंगे, दूसरे गैसेस रहेंगे, और दूसरा रहेगा क्या, वाटर वेपर रहेगा, फ्यूल रहेगा, लुब्रिकेंट्स, मेटल पार्टिकल्स रहेंगे। सर देखो, वाटर वेपर कहाँ से आएगा सर? माइंस के अंदर जो ग्राउंड वाटर है, नहीं, ग्राउंड वाटर से वाटर वेपर आएगा। उसके बाद फ्यूल, जैसे कि आपका डीजल मशीन चल रहे हैं, तो डीजल मशीन कैन प्रोड्यूस डीजल पार्टिकुलेट्स, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस। ओके, इसको DPM बोलते हैं, डीजल पार्टिकुलेट मैटर, उसको लिख देता हूँ। डीजल इक्विपमेंट क्रिएट्स और एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट डीजल पार्टिकुलेट मैटर, ऑल्सो नोन एज DPM। इसको क्या बोलते हैं? DPM, डीजल पार्टिकुलेट मैटर। तो ये जाके क्या होगा, लंग्स में घुसेगा, सो इट कैन क्रिएट कैंसर। डीजल पार्टिकुलेट मैटर कहाँ जाएगा? टू एयर, डीजल पार्टिकुलेट मैटर टू एयर, तो ये जाके लंग्स में घुसेगा, तो इट विल क्रिएट कैंसर। चलो फिर आगे देखते हैं। ओके, तो डैम्स का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट डू मीन बाय डैम्स? अनम्यूट करके बताओ, थोड़ा डिस्कशन भी हो जाएगा बेसिक। मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, एनीवन? सर जीटी की बुक में भाप या धुआं करके लिखा हुआ है ऐसा कुछ। ओके, देखो, डैम्प जो वर्ड है, ये एक्चुअली गैस का एक पुराना नाम है। ठीक है, मतलब पुराने जो बड़े बड़े आदमी लोग थे पुराने समय का, उस समय में माइनिंग में जैसे गैस बोल दिया, जैसे मीथेन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऐसे ना बोल के उनको माइनिंग टर्मिनोलॉजी में पुराने समय में डैम्स बोलता था। इसको, ये वर्ड आया है कहाँ से? जर्मन वर्ड डैफ से आया है। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, डैम्प, ये जो वर्ड है, इट इज मीनिंग, इसका मीनिंग है क्या, सॉरी, मीनिंग इसका है गैस। ये कहाँ से आ रहा है? जर्मन टर्म है, जर्मन वर्ड डैम्प से आया है। जर्मन में डैम्प का मतलब है गैस। ओके, ओके, चलो देखते हैं इसको, कितने प्रकार का माइंस में डैम्प है।
फायर डैम जो मीथेन से बना हुआ है। फायर प्रोड्यूसिंग डैम मतलब, देखो, फायर प्रोड्यूसिंग डैम, द गैस विच प्रोड्यूसेस फायर, दैट इज मीथेन। ब्लैक डैम, CO2N2, और इसको चोक डैम और स्टाइफ भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका इसमें ब्लैक डैम में लोग मरते कैसे हैं, कैसे मरते हैं सर? ऑक्सीजन डिफिशियंसी। चोक ऑक्सीजन चोक हो रुक जाते हैं। जाता है। ये बोलते हैं ना, चोक हो गया, चोक हो गया, मतलब समझ रहे हो ना? चोक हो गया का मतलब क्या है, कि मतलब ऑक्सीजन कम हो गया तो बंदा चोक हो गया, मर गया। तो ऑक्सीजन कैसे कम हो जाएगा सर? अभी डिस्कस किए थे हम लोग। जब CO2N2 ये सब बनेगा, CO2 बनेगा, तो ऑक्सीजन को क्या करेगा वो? कम किया ना। कम करेगा। ऑक्सीजन कम करेगा तो डेफिशिएंसी होगा तो डेथ हो जाएगा, इजंट इट? तो हमारे लिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, डैम मीन्स इट इज ए गैस कमिंग फ्रॉम जर्मन वर्ड डैम्प। ओके, तो याद रखियो दूसरा पॉइंट क्या है, ब्लैक डैम एक टॉक्सिक गैस नहीं है। ब्लैक डैम इज व्हाट? ब्लैक डैम रिड्यूसेस ऑक्सीजन कंटेंट। ब्लैक डैम reduces oxygen level, so this will be suffocating gas, इसको बोल suffocating वर्ड लिख दूं या नहीं तो? ठीक है, सिंपल आप रख सकते हो कि मतलब पर्सन डाइज ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ओके, दैट इज, इसको लिख देता हूं मैं, पर्सन डाइज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कॉजेस डेथ। ये एक शॉर्ट नोट्स है, इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है सर? फायर डैम्प हुआ, ब्लैक डैम्प, हम लोग एक एक करके बात करेंगे, फिर गैसेस के बारे में एक बेसिक हम डिस्कशन कर रहे थे। व्हाइट डैम्प क्या है सर? व्हाइट डैम्प इज योर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या करता है सर? अभी अभी बात किया था मैं उसके ऊपर। क्या करता है? इट बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन फास्टर, तो इंसान को मार ही देता है। दिस इज साइलेंट किलर, ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर। नेक्स्ट है क्या? स्टिंग डैम्प। स्टिंग डैम्प क्या करता है सर? ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता होगा? एनीवन? एनी आइडिया? Smell like rotten eggs. अच्छा, रोटन एग का तो स्मेल है, लेकिन और क्या कुछ कर सकता है? कुछ हार्म वार्म करेगा? सब ब्लास्ट हो जाता है अधिक होने पे। Unconsciousness. अनकॉन्शियसनेस कर देता है, टॉक्सिक है, इजंट इट? लाइकवाइज, लाइकवाइज आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा ही टॉक्सिक है, इजंट इट? ये क्या करता है? ये आपका बॉडी में जाके आपका सेल्स में ऑक्सीजन लेने का कैपेसिटी को खत्म कर देता है। मतलब ये अलग टाइप का कुछ गैस है, ठीक है? ये क्या करता है, आपका बॉडी में जाके ऑक्सीजन लेने का कैपेसिटी को खत्म कर देगा, और वहीं पर सेलुलर लेवल पे आपको मार देगा। ठीक है, तो स्टिंग डैम का एक इंपॉर्टेंट नोट आप लिख के याद रख लो, दैट स्टिंग डैम, देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सब नोट्स हैं, इस नोट्स को तो आपको फॉलो करना ही है। स्टिंग डैम, इट अटैक्स रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने वाला सिस्टम, जैसे आप सांस ले रहे हो ना, जो
इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, जो सांस आगे अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, तो वो सिस्टम को खत्म कर देता है। नर्वस सिस्टम, मतलब आपको कोई चींटी काट लिया तो आपको पता लग जाता है ना कि चींटी काट लिया, तो वो आपको पता लगने नहीं देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप ऑटोमेटिकली मतलब धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो गए, तो आपका अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। ओके। सो ये बहुत ही डेंजरस है। एक तो आपका आंख वाँख जलेगा, लंग्स में मतलब जलन जैसा फील होगा, और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगा। ये भी एक खतरनाक गैस है, स्टिंग डैम। ओके। नेक्स्ट है आपका क्या, आफ्टर डैम। आफ्टर डैम क्या है सर, एनीवन? मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस। गैसेस एग्जिस्टिंग, सर एग्जिस्टिंग। ब्लास्टिंग एक्सप्लोजन होने के बाद जो गैस बनता है उसको आफ्टर डैम फिर बोलते आफ्टर हैं। एक्सप्लोजन जो कैसे यस, निकलते हैं उसमें। माइंस में एक्सप्लोजन हो गया, उसके बाद जो बचा, एक्सप्लोजन में कौन उड़ा होगा, कौन गया होगा? एक्सप्लोजन में आपका मीथेन हो गया, H2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आपका CO हो गया, ये लोग सब फूटे, कोल डस्ट फूटा। उसके साथ उसके बाद जो गैसेस बनेगा, वही गैसेस, मतलब सब खत्म हो चुका है, अभी बम फूट गया है, बम फूटने के बाद जो गैसेस बनेगा, दैट गैसेस आर नोन एज आफ्टर डैम। आप बोलोगे सर आफ्टर डैम ज्यादा डेंजर नहीं है, आफ्टर डैम बहुत डेंजरस है। आप सोचो माइंस का एक दूसरे कोने में ब्लास्ट हो गया, और वो ब्लास्टिंग के बाद गैसेस आपके तरफ आ रहा है, तो वो गैसेस में क्या क्या होगा? उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, मीथेन का कुछ कंटेंट आ सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है। ओके। इसका सबसे बड़ा डेंजरस कंपोनेंट कौन है? उसका सबसे बड़ा डेंजरस कंपोनेंट है आपके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, है उसका सबसे बड़ा डेंजरस कंपोनेंट। किसमें? आफ्टर डैम में, जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इंसान का डेथ करवाता है। समझ में आया? इसको लिख लेते हैं। तो आफ्टर डैम में क्या होता है? आफ्टर डैम, सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ, नहीं तो दूसरे के लिए डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज प्लीज गाइस। तो आफ्टर डैम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट गैसेस आफ्टर एक्सप्लोजन। ओके। तो इसके लिए सबसे डेंजरस क्या है? इसमें CO हो सकता है, N2 हो सकता है, CO2 हो सकता है, H2S हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसका सबसे डेंजरस कौन है? इसमें सबसे डेंजरस है कि CO है, क्योंकि इसमें क्या होगा, लोगों का डेथ हो जाएगा। तो अभी मेरा क्वेश्चन है, माइंस में ब्लास्ट हो चुका है, आप माइंस में एक्सप्लोजन हो चुका है, तो रेस्क्यू टीम कौन सा सेल्फ रेस्क्यूअर लेके जाना चाहिए आफ्टर डैम में? आप लोग तो सब ओवरमैन हो, ठीक है, अब आप लोगों के साथ नहीं पढ़ा है वो अभी तक, पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना। फॉर रेस्क्यू टीम उसको चाहिए होगा क्या? याद रखियो, SCBA चाहिए उसको, ठीक है, आगे तो पढ़ाऊंगा ही। सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus। और इसमें लो ऑक्सीजन भी होगा, ऐड कर देते हैं, यस। अभी देखो सेल्फ कंडेंस ब्रीदिंग apparatus में क्या होगा, उसको बाहर का हवा लेने का नहीं है, रेस्क्यू टीम अपना जो सिलेंडर होगा वहीं से ही हवा लेगा, और वहीं से ऑक्सीजन उसको मिलेगा, तो बाहर का हवा का कोई उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। जैसे मान लो खाली मैं सोचता नहीं CO है, तो CO के लिए एक स्पेशल रेस्क्यूअर लेके जाऊं जिसमें खाली वो CO को फिल्टर कर दे, लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन तो कम है ना, मर जाएगा उसमें जाके। मेरा बात समझ रहे हो? मान लो मैं खाली CO रेस्क्यूअर लेके जाऊंगा, ठीक है, मतलब इसमें इंसान को मतलब खाली CO फिल्टर कर दे, कुछ फायदा होगा क्या? क्योंकि इसमें चाहिए होगा आपको लो ऑक्सीजन भी कम हो गया होगा, क्योंकि आफ्टर डैम मतलब एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ तो ऑक्सीजन घटा, ऑक्सीजन घटा, तो आपको चाहिए होगा क्या? सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus चाहिए, SCBA आपको चाहिए। समझ में आएगा इस? सो
आज तो मैं एक बेसिक सेशन ही मतलब लिया जिसमें हम लोग खाली ओवरव्यू लिए, और ओवरव्यू के साथ बेसिक, देखो इतना ही हम लोग बात किए हैं, इतना में देखो कितना सारा डेटा निकल रहा है। तो हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। कैसा होगा, ये नोट्स आपको ऐप में मिल जाएगा, और ये जो नोट्स है इसको आप कॉपी में लिख लोगे तो सबसे बढ़िया है। नहीं लिखोगे फिर भी ये भी ऐप में रहेगा। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो सीधा सीधा ऐप से पढ़ो, कॉपी में लिखो, प्रैक्टिस करो, अपने लिए कॉपी बनाओ, 2 कॉपी बनाओ। एक फेयर कॉपी जिसमें क्लास का नोट्स रहेगा, जिसको लिखोगे प्रैक्टिस करोगे। दूसरा कॉपी जिसमें पूरा का पूरा प्रैक्टिस होगा। इजी, मतलब सस्ता पेपर खरीदो और जितना लिखना है, रट्टा मारना है, रट्टा मारते चलो। ओके। सो अभी के लिए यहाँ स्टॉप करते हैं, आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। और मैं आप लोगों से मिलूंगा कल मॉर्निंग में 6:30 में, और कल से शुरू करते हैं, फिर आगे पूरा सीरियसली चलते रहेंगे। आज एक बेसिक सेशन था जिसमें हम लोग बेसिक बातें किए, और सबसे बड़ा चीज़ किए, प्रॉमिस किए आज। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज आप जाके 5 पेज सीएमआर का पढ़ो, खुद के लिए रिवीजन करो, और कल मेरे को मिलो। कल हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, गैसेस का वैरायटी बात करेंगे। उसके साथ जैसे मैं साइड में नोट्स दे रहा हूँ, वो नोट्स भी देते चलूंगा। तो इसको भी पढ़ोगे, ये जो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ उसको भी आप याद रखोगे। ओके गाइस। ओके, सो थैंक यू एवरीवन आज के सेशन के लिए। और मुझे लगता है कि आपके प्रिपरेशन का जस्ट शुरुआत दिन है। तो प्लीज प्लीज डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहो, और अपने आप से धोखा मत देना, ठीक है। सो इसी के साथ आज के सेशन में यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन। ये नोट्स सब कुछ आपके ऐप में विद इन 2 आवर्स अवेलेबल होगा, नोट्स, रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग। ओके, थैंक यू गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस।